हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके मेनेस्ट्रल साइकिल को, हमने उसकी डिटेल प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड हमारे जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ओस्ट्रस साइकिल। सो जो आपका ओस्ट्रस साइकिल है ये आपका कुछ ही दिन का होगा। जैसे कि हमने मेनेस्ट्रल साइकिल की बात की, वो आपका 28 डेज तक चलता है, उसमें साइक्लिक इवेंट्स होते हैं। बट ये आपका जो ओस्ट्रस साइकिल है, इसमें जो मेन आपका साइक्लिक इवेंट होगा वो सिर्फ कुछ ही आपका दिन का होगा। इसको हम ऑस्ट्रस या फिर हीट पीरियड के नाम से जानते हैं। इस ऑस्ट्रस या हीट पीरियड के बाद एक कुछ ऐसे ही दिन का समय आएगा जिन दिनों में आपके जो एनिमल होगा वो हीट पर नहीं रहेगा, यानी कि उसके अंदर साइकिल रन नहीं करेगा। इस पीरियड को हम एनेस्ट्रस बोलेंगे या क्विसेंस बोलेंगे, जिसका मतलब है कि आपको जो एनिमल है वो कैसा है, वो डोमेंट स्टेट पे, उसके अंदर कोई भी साइक्लिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रस के दौरान जब ऑस्ट्रस पीरियड आपका रन कर रहा है, यानी कि हीट पीरियड, तब आपकी जो फीमेल होगी वो सेक्सुअली एक्टिव होगी। वो जो है वो मेट कर सकती है किसी भी मेल के साथ, कॉपुलेशन भी हो सकता है, एग्स रिलीज होंगे यानी कि ओवम रिलीज होगा, और प्रेगनेंसी भी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। किस दौरान, जब आपकी जो फीमेल है वो एस्ट्रस पर है, यानी कि हीट पर है। आप याद रखना, जब आपकी जो फीमेल होगी जो ऑस्ट्रस या हीट पर होगी, तब हम उसके अंदर जो है बहुत सारे डिटेक्टेबल बिहेवियरल चेंजेस को नोटिस कर सकते हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस जिनको मॉर्फोलॉजिकली देखकर ही समझ पाएंगे कि मे बी शायद ये फीमेल जो है वो हीट पर है। जैसे कि जो फीमेल होगी बहुत एग्रेसिव होगी, और उसके कंटिन्यूस सलाइवेशन होगा मुंह से, अगर आप उसको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो वो आपको जो है वो काट भी सकती है। तो ऑस्ट्रस साइकिल आपको याद रखना है, ये प्राइमेट्स में नहीं हो रहा है, ये प्राइमेट्स के अलावा बाकी सारे एनिमल्स में हो रहा है। यानी कि आपको ये कैटल्स में देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक एनिमल में देखने को मिलेगा, पेट्स में देखने को मिलेगा। तो इन सारे एनिमल्स में जो है ऑस्ट्रस साइकिल रन करेगा। एनॉस्ट्रस के दौरान, यानी कि वो पीरियड जब आपकी फीमेल क्विसेंस है, उसमें कोई भी आपका हीट पीरियड रन नहीं कर रहा है, तो आपकी फीमेल जो वो पैसिव स्टेट में होगी, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली आपकी सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी, वो मेट नहीं करेगी किसी भी फीमेल के मेल के साथ। सो यहाँ पे कोई भी मेटिंग जो है वो नहीं होगी, वो किसी भी मेल को एज अ मेटिंग पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके एनेस्ट्रस के दौरान दोबारा से आपका ऑस्ट्रस पीरियड जो है वो उसको वो फॉलो करेगा। इस वक्त ऑस्ट्रस के दौरान आपका जो यूट्रस होगा फीमेल का, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा सो दैट कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा। जो आपका ऑस्ट्रस पीरियड है, यानी कि हीट पीरियड है, वो मोस्ट ऑफ द मैमल स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा, अदर देन प्राइमेट्स। हम प्राइमेट्स को अलग कर रहे हैं, उनको हम इंक्लूड या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्राइमेट्स में जो है वो आपको देखने को मिलेगा मेनेस्ट्रल साइकिल। बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो कि आपके साल के कुछ सर्टेन पीरियड्स में ही रिप्रोड्यूस करेंगे। ये जो साल के कुछ सर्टेन पीरियड्स होंगे, इनको हम नॉर्मली हीट पीरियड्स कहते हैं, या फिर हम इनको ब्रीडिंग सीजन के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान ही आपकी जो फीमेल होगी वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होगी। ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है वो ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान ही रन करेगा, यानी कि इन एनिमल में जिनमें ब्रीडिंग सीजन आ रहे हैं, इन ब्रीडिंग सीजन के दौरान सिर्फ एन ऑस्ट्रस साइकिल रन करेगा। जो आपका ऑस्ट्रस पीरियड है, यानी कि हीट पीरियड, वो इसी के दौरान होगा जब ब्रीडिंग सीजन आएगा। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आपका खत्म होता है, आपका ऑस्ट्रस पीरियड भी खत्म हो जाएगा, हीट पीरियड भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी आपके सीजन बचते हैं वो सारे नॉन ब्रीडिंग सीजन होंगे। उसमें आपका जो एनिमल होगा वो एनॉस्ट्रस फेज में होगा, यानी कि वो क्विसेंट फेज में होगा, यानी कि आपका जो एनिमल है वो पैसिव स्टेट में, वो किसी भी मेल को एज अ सेक्सुअल पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगी। काओ, बफेलो, ये ऐसे दो एनिमल्स हैं हमारे पास जिनमें आपको जो ऑस्ट्रस साइकिल होगा वो साल भर ही देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें जो आपका एनिमल होगा उसमें ऑस्ट्रस या हीट पीरियड होगा वो साल भर रहेगा। साल भर वो अपने आप को मेल के लिए एक्टिव रख सकती है, अपने आप को मेल के लिए जो है वो अवेलेबल रख सकती है, सो दैट कि मेल उसको फर्टाइल कर सके, उसके साथ मेट कर सके। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पीरियड नहीं है जिसको हम जो बोलेंगे कि वो हीट पीरियड है, ऐसा कुछ है। में साल भर ही जो है आपका एनिमल हीट पर रहता है, काऊ और बफेलो के केस में। कोई भी स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन आप इनमें नहीं देख पाएंगे, हर सीजन में अपने आप को ब्रीड करवा सकते हैं, मेल से जो है कॉपुलेशन हो सकती है। तो आपके जो पीरियड्स होंगे जो ऑस्ट्रस साइकिल में आपको देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग जो है वो आपके पीरियड्स आपको देखने को मिलेंगे। हम कितने पीरियड्स हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फेजेस या पीरियड, हम सेम उनके लिए फेज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और पीरियड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोनोस्ट्रस पीरियड होगा, फेज होगा, फिर बायस्ट्रस फेज हो सकता है, ट्राइस्ट्रस फेज हो सकता है, और पॉलीओस्ट्रस फेज हो सकता है आपके ऑस्ट्रस साइकिल में। इसी के अकॉर्डिंग हमने साइकिल को भी इन्हीं नाम से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है, मोनोस्ट्रस साइकिल, बायस्ट्रस साइकिल, ट्राइस्ट्रस साइकिल और पॉलीओस्ट्रस साइकिल। मोनोस्ट्रल साइकिल या मोनोस्ट्रल पीरियड वो एक फेज़ है जिसमें जो आपका कोई भी वाइल्ड एनिमल होगा, जो कि प्राइमेट्स के अलावा और कोई भी वाइल्ड एनिमल है,
उसमें साल में सिर्फ एक बार ही आपको ऑस्ट्रस पीरियड देखने को मिलेगा, यानी कि वो साल में एक बार ही उस हीट पर आएगा। इसमें जो आपका एनिमल होगा वो साल में एक बार ही ब्रीड कर सकता है और अपने ऑफस्प्रिंग या बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल है इसका काव। आपको याद रखना है मोनोस्ट्रस है, भले ही आपकी काव जो है वो साल भर हीट पर रहती है, पर वो बेबी सिर्फ एक बार ही प्रोड्यूस कर पाएगी। वो अगर वो कंसेप्शन करती भी है तो उसको मिसकैरेज हो जाएगा या फिर बेबी जो है पूरा डिलीवर नहीं हो पाएगा। जो बायोस्ट्रस आपका पीरियड है इसमें आपके डॉग्स और कैट्स आएंगे। यहाँ पे जो आपका ऑस्ट्रस साइकिल होता है वो साल में 2 बार आपका रन करता है, जिसकी वजह से आपका जो एनिमल होगा वो साल में 2 बार जो है वो ब्रीड कर सकता है, 2 बार जो है वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी डॉग और कैट आपके करते हैं। ट्रांजिट पीरियड ऐसा पीरियड है जो जिसमें ये आपको कुछ डॉग और कैट के जीनस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो ऑस्ट्रस साइकिल होगा वो साल में 3 बार रन करेगा, यानी कि 3 ऑस्ट्रस साइकिल आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो एनिमल होगा वो साल में 3 बार ब्रीड कर सकता है और 3 बार जो है वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। पॉलीऑस्ट्रस गिनीपिग, रैबिट, रैट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका एनिमल होगा उसमें जो हीट पीरियड है वो हर 4 से लेके 5वें दिन के बाद रिपीट करेंगे, यानी कि हर 4 से 5 दिन के बाद जो हीट पीरियड होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा। तब तक रिपीट करेगा जब तक कि जो है कंसेप्शन ना हो जाए, यानी कि स्पर्म जो है वो एग में एंटर ना कर जाए और जो है एग को फर्टिलाइज ना कर दे, तब तक वो कॉपुलेट करता रहेगा एनिमल जब तक कि कंसेप्शन नहीं हो जाती। तो ऐसे पीरियड को हम पॉलीऑस्ट्रस पीरियड या पॉलीऑस्ट्रस ऑस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं या पॉलीऑस्ट्रस फेज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम फेजेस की बात करें, पर्टिकुलर फेज जो आप कॉमन ऑस्ट्रस साइकिल में देखेंगे, जो कि हम यहाँ पे आपके डॉग की बात कर रहे हैं, हम जो भी ऑस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं डॉग बिचेस के बारे में बात करते हैं और हम कैट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपके 4 फेजेस में रन करेगी, एनास्ट्रस जिसको हम डायस्ट्रस फेज भी कहते हैं, प्रोस्ट्रस फेज जिसको हम प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं, ऑस्ट्रस फेज जिसको हम हीट फेज भी कहते हैं या हीट पीरियड भी कहते हैं, और मेट ऑस्ट्रस फेज जिसको हम आपका रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। अब हम इन चारों के चारों फेजेस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन फेजेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है और हार्मोन की कंसंट्रेशन, जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे, वो किस तरह से वेरी करेगी। अब हम बात करेंगे हमारे सारे के सारे ऑस्ट्रस साइकिल के फेजेस को डिटेल में। हम स्टार्ट करें एनास्ट्रस फेज से, जिसको हम डायस्ट्रस फेज के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा पीरियड है जब आपका जो एनिमल होगा उसके अंदर का जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है वो आपका रिलेटिवली क्विसेंट होगा, यानी कि वो डोमिनेंट स्टेट में होगा। बहुत ही कम सेक्सुअल एक्टिविटी जो आप देख पाएंगे उस पर्टिकुलर एनिमल में, जिसका मतलब कि एक्चुअली इस फेज में जो आपका एनिमल है वो कैसा है, आपका शांत है, वो किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, वो आपका डोमिनेंट स्टेट में रहेगा। ये जो पीरियड होता है नॉर्मली ये बहुत लॉन्ग होता है आपके मेनोस्ट्रल एनिमल्स में, यानी कि वो एनिमल जिनमें साइकिल साल में सिर्फ एक बार ही आएगा, यानी कि जो आपका हीट पीरियड है वो सिर्फ एक बार ही आएगा। उनमें ये आपका एनास्ट्रस फेज जो है बहुत ही लंबा होगा, 6 मंथ्स का हो सकता है, 7 मंथ्स का भी हो सकता है, और इसको हम एनास्ट्रस फेज के नाम से जानेंगे। अगर हम बात करें पॉलीऑस्ट्रल एनिमल की, यानी कि जिनमें जो आपका फेस है वो आपका हीट पीरियड है वो हर 4 से 5 दिन में अपने आप को रिपीट करता है, उनमें ये पीरियड बहुत ही छोटा होता है, 1 से लेके 1.5 या 2 दिन का ये पीरियड होगा सिर्फ, और इसको हम जो है वो डायस्ट्रस के नाम से जानते हैं। सिर्फ पॉलीऑस्ट्रस एनिमल में आपको याद रखना है। सेकेंड फेज इसके बाद आएगा आपका प्रोस्टस फेज। ये आपका एक्चुअल में प्रेपरेशन फेज है, जिसमें जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसके अंदर जितने भी ओवरी होगी, ओवरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल्स होंगे वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सो दैट कि वो डिवाइड कर सके और मैच्योर होकर वो ग्राफिन फॉलिकल बना सके। किसके इन्फ्लुएंस में, 2 हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट किए जाएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ पर भी वही काम है कि ये फॉलिकल्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा सो दैट कि वो जो है आपके फॉलिकल्स वो डिवेलप होकर मैच्योर हो सके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम वही है, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते आ रहे थे। अब हम बात करेंगे थर्ड फेज के बारे में, जो कि आपका ऑस्ट्रस या हीट पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड है जब आपकी फीमेल जो होगी उसको सेक्स अर्ज जाएगी, यानी कि वो सेक्स के लिए जो है एक्टिव हो जाएगी, वो सेक्स के लिए किसी भी अपने मेटिंग पार्टनर को ढूंढ सकती है। और इस वक्त आपकी जो फीमेल होगी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो अपने मेटिंग पार्टनर को पाने के लिए किसी भी एनिमल पे अटैक कर सकती है, और जो मेल्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, सो दैट कि वो ये चाहेंगे कि उनको जो फीमेल आपकी एनिमल है वो मिल सके, उसके साथ वो मेटिंग कर सके। ओवम इसी दौरान आपके हीट पीरियड में शेड हो जाएगा। प्रेगनेंसी भी जो है वो पॉसिबल है, अगर ओवम फ्यूज़ हो जाता है स्पर्म के साथ तो प्रेगनेंसी हो सकती है।
जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा किसी भी एनिमल का, डॉग, बिच का या फिर कैट का, उसके यूट्रस का जो सर्विक्स होगा यानी कि यूट्रस का जो माउस है, इस दौरान आपकी हीट पीरियड के दौरान वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो अबंडेंट अमाउंट में म्यूकस सिक्रेट करेगा। ये जो म्यूकस होगा आपको याद रखना है ये नॉन विस्कस है, ये आपका कोई विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही कम विस्कोसिटी होगी, जिसकी वजह से लगभग ये लिक्विड ही म्यूकस होगा। ये क्या करेगा, ये स्पर्म्स को हेल्प करेगा सो दैट कि आपके जो स्पर्म्स है वो सर्विक्स के होते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब्स तक जो है वो पहुंच सके और फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सके, प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सके। लास्ट फेज आएगा आपका मेटास्ट्रस फेज। ये एक ऐसा पीरियड है जब आपका यूट्रस जो होगा फीमेल का वो अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में लेकर जाएगा। रेस्टिंग स्टेज वो स्टेज है जिसमें आपका यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा सो दैट कि आपका जो यूट्रस है वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में हेल्प कर सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है किसी भी कारण से तो इसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए कोई फीटस ही नहीं है। तो इस दौरान क्या होगा, आपका जो यूट्रस होगा वो दोबारा से आपका एनोस्ट्रल फेज को शुरू कर देगा। अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है यानी कि आपका जो एम्ब्रियो है वो जाके यूट्रस में अटैच हो जाता है तो आपका जो कंसेप्शन है वो भी शुरू हो जाएगी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो यूट्रस अपने आप को मेंटेन करेगा, अपनी वॉल को वो इंटैक्ट रखेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मदद से। अगर यूट्रस में आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होती है, तो आपका जो यूट्रस होगा वो क्या करेगा, रेस्टिंग स्टेज में चले जाएगा, यानी कि वो दोबारा से एनेस्ट्रल फेज को शुरू करना स्टार्ट कर देगा। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऑस्ट्रल साइकिल को इस हार्मोनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी करेंगे, किस तरह से हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे आपके अलग अलग फेजेस के दौरान, अलग अलग पीरियड के दौरान जो आपको ऑस्ट्रल साइकिल में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो साइक्लिक प्रोसेस है वो किस तरह से अलग अलग फेजेस में रन करती है। तो यहाँ पे हमने वीक्स और डेज लिखे हैं, कितने दिन और कितने वीक में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हम हार्मोन की कंसंट्रेशन देख रहे हैं। एनोस्ट्रस फेज 5 मंथ तक रहेगा, प्रोस्टस फेज आपके 9 दिन तक रह सकता है, एस्ट्रस फेज जो है हीट पीरियड यानी कि ये भी 9 दिन तक रहेगा, और आपका डायस्ट्रस फेज जो है ये 2 मंथ तक रह सकता है। ये ऑस्ट्रस फेज जो है 9 दिन का, ये आपका वेरी कर सकता है, ये आपका 2 हफ्ते तक भी जा सकता है, अलग अलग जीनस में अलग अलग होगा। ऑस्ट्रस फेज जब आपका एनिमल क्या है, बिल्कुल ही आपका जो है वो रेस्टिंग फेज पे, क्यूसेंट फेज पे। इस दौरान जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन होगी वो लगभग जो है वो सेम होगी, वो ज़्यादा नहीं है, वो कंसंट्रेट उसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी वो एवरेज लेवल पे है, यानी कि वो एक जैसी ही चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमको फॉलिकल बनाने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो है वो फॉलिकुलर फेज शुरू नहीं हुआ है। फॉलिकुलर फेज जो है यानी कि प्रोलिफरेशन फेज, प्रेपरेटरी फेज, उसको हम प्रोस्टस फेज बोलते हैं। सो जैसे ही आपका प्रोस्टस फेज शुरू होगा, जिसको हम प्रेपरेटरी फेज भी बोलते हैं, आप देखेंगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है एकदम से वो फॉल कर जाएगी। उसके बाद जैसे आपका प्रोस्टस फेज होगा यानी कि आपका प्रेपरेटरी फेज, इसके हम 7th या 6th डे तक पहुंचेंगे तो एफएसएच की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और ये आपकी पीक पर पहुंच जाएगी आपके प्रोस्टस फेज के एंड तक आते आते। इसका मतलब है यहाँ से आपके प्राइमोर्डियल जो ओवेरियन फॉलिकल थे वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गए थे, धीरे धीरे करके वो आपके यहाँ पर पहुँचते ही वो आपके जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। अब आपको पता है सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आपका जो एग है वो रिलीज हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका नेक्स्ट फेज आएगा जिसको हम ऑस्ट्रस फेज बोलते हैं, जिसमें ओव्यूलेशन होगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डाउन जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि हमको और फॉलिकल को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक सेकेंडरी oocyte बन चुका है, वो आपका मैच्योर हो चुका है, वही आपका ग्राफिन फॉलिकल बना चुका है। तो एफएसएस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ये आपके प्रोस्टस फेज के 10th डे तक पहुंचेगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल लो डाउन हो जाएगी। उसके बाद जैसे ये लो डाउन होती है आपके एस्ट्रस फेज के 2nd या 3rd डे तक आप देखेंगे कि ओव्यूलेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका जो ओवम है सेकेंडरी oocyte वो यहाँ से रिलीज हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से आगे एफएसएस की कंसंट्रेशन डाउन जाती रहती है जब तक कि आपका नया दूसरा सा एक एनेस्ट्रल फेज शुरू ना हो जाए। तो हम यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएसएस के साथ, हम जब भी बात करते हैं एलएच की बात करते हैं, तो ये आपका ब्लू कलर में जो मैंने यहाँ दिखाया है ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। एनेस्ट्रस फेज के दौरान, पीरियड के दौरान आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये आपके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने में हेल्प करेगा, यानी कि ओवम को शेड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी फ्लक्चुएशन आप देखेंगे। जब आपका
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एकदम से डिक्रीज़ करेगा इसका लेवल, तो आपका एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकता है। ये स्लाइट वेरिएशन है जो आपके बॉडी के चेंजेस की वजह से आएगी, इसका कोई भी साइकिल के साथ लेना देना आपका नहीं है। जब ये चेंजेस आपके खत्म हो जाएंगे तो आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा वो फिर से आपकी नॉर्मल कंसंट्रेशन पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्टैटिक चल रहा है प्रोस्टेस फेज के दौरान। जैसे ही आपका प्रोस्टेस फेज जो है वो आपका 4th और 5th डे तक पहुंचेगा, आपके LH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही ये आपकी पीक पर पहुंचेगी, इसको हम LH सर्ज भी कहते हैं, जैसे कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में कह रहे थे। उसके बाद आपका जो है वो 3rd पीरियड आएगा, एस्ट्रस पीरियड, जिसमें ओव्यूलेशन हो चुका है और यहीं पे आपका जो है वो ग्राफिन फॉलिकल भी बनना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका LH इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आपका मतलब है जैसे ही LH सर्ज हो चुका है मतलब ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ से ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ओवुलेशन प्रोसेस जो है आपकी वो आकर 2nd या 3rd डे पे कंप्लीट होती है। तो जैसे ही 2nd 3rd डे पे कंप्लीट होगी, आपका LH का जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आप देखेंगे LH की कंसंट्रेशन में, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी भी इसकी हमको ज़रूरत होती है सो दैट कि जो है ग्राफिन फॉलिकल को मेंटेन कर सके। उसके लिए हमको थोड़ी बहुत जो है LH की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए कम्प्लीटली तो ये डिसअपियर नहीं होगा, इसके में फ्लक्चुएशंस आप देखेंगे बाद में एंड के आपके डायस्ट्रिक पीरियड के आते आते ये कम्प्लीटली जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद जो 3rd हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन की हम बात करें तो एस्ट्रस पीरियड के दौरान जो 5 मंथ्स का पीरियड है, इसकी कंसंट्रेशन पहले हाई रहती है, क्योंकि ये जो है आपके ओवरी की मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ओवरी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन आपकी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर जाएगी। जैसे ही प्रोस्टेस पीरियड आएगा, इसकी कंसंट्रेशन फिर से राइज करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉलिकल बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जब फॉलिकल बनेंगे तो आपने पढ़ा था कि जो आपके फॉलिकल्स होते हैं वो भी एस्ट्रोजन बनाते हैं, तो यहाँ से एस्ट्रोजन इसकी वजह से राइज करेगा। एस्ट्रोजन यहाँ से भी बन रहा है, बॉडी में पहले से भी है, आपके जो है वो फॉलिकल्स भी बना रहे, तो एस्ट्रोजन राइज करेगा। जैसे ही आपका प्रोस्टेस पीरियड ख़त्म होने को आता है, इसके लास्ट के आपके जो 2-3 डेज होंगे उनमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा। फिर ये डिक्रीज़ हो जाएगा आपके एस्ट्रस फेज में ओव्यूलेशन के दौरान, और उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट क्यों रह रहा है? क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है, अब एस्ट्रोजन जो है वो आपका ग्राफिन फॉलिकल भी सिक्रिएट कर रहा है। तो जब ग्राफिन फॉलिकल जो आपका बन चुका है, उसके बाद आपका ग्राफिन फॉलिकल जो है वो भी आपका थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन सिक्रिएट कर सकता है, तो उसकी वजह से भी आप एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। आपको याद रखना है ग्राफिन फॉलिकल जो ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो यहीं पे आपका 3rd से लेके 9th डे के बीच में कहीं कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो इस फेज को हम ल्यूटल फेज भी कहते हैं। जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, साथ में रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, ये सब हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका ओवरी भी प्रोड्यूस कर रही है और साथ में आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका एस्ट्रोजन फेज एस्ट्रस फेज खत्म होगा, तो जैसे आपका डेस्ट्रस फेज आएगा, जिसमें आपका जो एनिमल होगा डेस्ट्रस फेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो आपका नॉर्मली जो है वो क्विसेंट होता है, यानी कि डोमिनेंट स्टेज में चले जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका एस्ट्रोजन होगा वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और वो है बिल्कुल ही लोअर वैल्यू की तरफ जो है वो चले जाएगा। इसके अलावा लास्ट हार्मोन जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन देखो तभी बन सकता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो नॉर्मली इसकी कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल ही लो रहेगी, पर जैसे ओव्यूलेशन हो जाएगी उसके बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो वहीं से एस्ट्रोजन का जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। इसको हम P4 के नाम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और सबसे ज़्यादा रहेगा ये डायस्ट्रस फेज में, जब आपका एनिमल जो है वो आपका डोमिनेंट स्टेज में, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन उस टाइम में सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके जैसे आपका डायस्ट्रस फेज 2 मंथ का जो है, ये 2 मंथ आपके जो है वो 1.5 मंथ हो जाएगा, 1.3 हाफ मंथ हो जाएगा, तो उस वक्त इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके डिक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अब डीजनरेट हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने की वजह से कॉर्पस आपका एल्बिकन्स बनेगा। एल्बिकन्स जो है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाएगा, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का नंबर आपका जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज़ करती जाएगी। इसके बाद ये फेज़ अपने आप को दोबारा से रिपीट कर देगा, और ये साइकिल इसी तरह से जो है आपका वो कंप्लीटली रन करता जाएगा। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो जो स्टेज आपकी प्रोस्टेस स्टेज है उसके 4 से लेके 14 दिन तक की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। पर अगर हम बात करें इसमें हम अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन क्या होती है, तो ये आपकी 9 दिन की ड्यूरेशन होगी। ऑस्ट्रस साइकिल आपका 4 से लेके 21 दिन तक वेरी कर सकता है अलग अलग एनिमल्स में, बट अप्रॉक्सीमेट जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है वो 10 दिन की होगी। डायस्ट्रस जो है आपका पीरियड वो आपका
60 दिन तक जो है वो चल सकता है। बट अगर हम बात करें कि अप्रॉक्सीमेट क्या आपकी ड्यूरेशन, तो ऑब्वियसली वो 60 दिन यानी कि 2 मंथ्स की होगी। एनॉस्ट्रस फेज़ की यानी कि जो क्विसेंट फेज़ डोमिनेंट फेज़ है उसकी जो ड्यूरेशन होगी 100+ डेज़ की हो सकती है, जो नॉर्मली आपके 5 मंथ या फिर 6 मंथ तक भी ये पीरियड जो है वो जा सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमने हार्मोन की कंसंट्रेशन देखी कि किस तरह से आपका हार्मोन जो है वो हार्मोन के साथ साथ आपका साइकिल है रन करेगा। अब हम जो है साइकिल को हम साइक्लिक मैनर में देखेंगे, हम समझेंगे कि साइकिल किस तरह से वर्क कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप उसको देखकर वापस आएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है एमेनोरिया और डायस्मेनोरिया के बारे में। तो यहाँ हम जो साइकिल है उसको आपके साइक्लिक मैनर में स्टडी कर सकते हैं कि ऑस्ट्रस साइकिल किस तरह से आप साइक्लिक मैनर में देखेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका ऑस्ट्रस साइकिल का जो है मेन पीरियड कितने दिन का होता है, किस तरह से आपका ऑस्ट्रस साइकिल जो है वो रन करता है। आपको याद रखना है कि जो आपका ऑस्ट्रस साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है। एस्ट्रस या ऑस्ट्रस, इसको दोनों एक ही वर्ड है। अगर पेपर में आएगा लिखा हो कि एस्ट्रस साइकिल क्या है तो वो भी आपका हीट साइकिल ही है, अगर ऑस्ट्रस साइकिल आता है तो वो भी आपका हीट साइकिल ही है। सो एस्ट्रस साइकिल में दो अलग अलग फेजेस होते हैं, एस्ट्रस फेज और डायस्ट्रस फेज। एस्ट्रस फेज मतलब हम बात कर रहे हैं हीट फेज की, और डायस्ट्रस फेज की मतलब ये आपका जो है वो क्विसेंट फेज है, यानी कि आपका जो एनिमल है वो आपका डोमिनेंट स्टेज पे है, वो कोई भी एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखना है दो आपके एस्ट्रस फेज होंगे। ये हम जो है आपका बायोस्ट्रस साइकिल के बारे में बात करें, यानी कि जिसमें जो आपका एनिमल जिनमें आपका साइकिल जो है वो 2 दिन तक एक साल में जो है वो 2 बार जो है आपका ब्रीडिंग सीजन शो करेगा। तो इसको हम ब्रीडिंग सीजन्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो आपके हीट पीरियड्स है, ये वाला और ये वाला, आप देख सकते हैं इसके बीच में एक डायस्ट्रस पीरियड है जिसमें आपका जो एनिमल होगा वो हीट पर नहीं होगा, वो सेक्सुअली इनएक्टिव होगा। आप देख सकते हैं नॉर्मली आपका जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है वो 22 दिन के लिए रन करता है। इन 22 दिन में पहले से लेकर आपका जो 22 दिन होंगे इसमें 2 अलग अलग पीरियड्स आएंगे। फर्स्ट दिन से लेकर 6th और 7th डे तक, नॉर्मली 5 डे का टाइम होता है बट ये 6-7 डे तक जा सकता है। यहाँ पे इसको हम हीट पीरियड कहते हैं। इसमें आपका जो एनिमल होगा वो एक्टिव होगा और एनिमल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव होगा। वो अपने आप को मेल के साथ जो है वो कॉपुलेट कर सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके बाद 6 से लेकर जितने भी आपके 22 दिन तक आएंगे, सारे ये जो दिन बच रहे हैं आपके, इनको हम डायस्ट्रस पीरियड बोलते हैं। इसमें जो आपका एनिमल होगा वो इनएक्टिव होगा, सेक्सुअली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। सो इस पीरियड के दौरान जो आपका एनिमल कैसा है वो इनएक्टिव है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इस डायस्ट्रस पीरियड के बाद दोबारा से नया साइकिल शुरू होगा और ये जो 6 दिन 7 दिन आएंगे दोबारा से आपके हीट पीरियड या एस्ट्रस को फॉलो करेंगे, जिसमें आपका एनिमल जो है वो फिर से आपका एक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा से जो है वो आपका रिप्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। आपको याद रखना है ये जो हम एस्ट्रस पीरियड की बात कर रहे हैं ये उस एनिमल की है जिसमें आपका साइकिल, सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बताया गया है, ठीक है, कि एक पीरियड में हीट कैसे आएगी और दूसरे डे की हीट कैसे होगी। तो ये फर्स्ट डे ऑफ हीट है फर्स्ट साइकिल की, ये सेकंड डे ऑफ हीट है फर्स्ट डे ऑफ हीट है फर्स्ट साइकिल की, दिस वन, एंड दिस वन इज़ द फर्स्ट डे ऑफ हीट ऑफ द फर्स्ट साइकिल विच विल हैपन आफ्टर द पीरियड ऑफ गैप। तो आपको याद रखना है इसको बहुत ही ईजिली समझने से अगर मैं आपको समझाऊं तो, अगर ये आपका ये एस्ट्रस साइकिल आपका जनवरी में आ रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं डायस्ट्रस, ये आपका 5 मंथ का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो किस में आएगा, जुलाई में, 5 मंथ का गैप आ गया, ठीक है। अगर ये पीरियड आपका हीट पीरियड जनवरी में आ रहा है तो उसके बाद आपका ये क्विसेंट पीरियड यानी कि आपका डोमिनेंट पीरियड आएगा। उसके बाद जुलाई में आपका जो है वो नेक्स्ट पीरियड आएगा, नेक्स्ट हीट पीरियड। तो ये फर्स्ट डे ऑफ हीट आपके फर्स्ट पीरियड का था, ये फर्स्ट डे ऑफ हीट आपके नेक्स्ट हीट सीजन का है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बहुत ईजी है आपको समझना, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इस डायग्राम को आप ज़रूर याद रखें, ड्रॉ करने में आपको आसानी भी होगी। अब हम साइक्लिक मैनर में देखते हैं कि साइक्लिक अगर हम बात करें तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके ओवरी के अंदर के फॉलिकल्स को एनलार्ज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, वो साइज़ में इंक्रीज़ होंगे। साइज़ में इंक्रीज होने के बाद वो आपके जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे आपके सेकेंडरी या प्राइमरी फॉलिकल्स में। जैसे ही वो आपके सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे वो एस्ट्रोजन सिक्रीशन को शुरू कर देंगे। आपको याद रखना है इस टाइम जो आपका
मेयर होगा, यानी कि मेयर क्या होता है आपको याद रखना है। मेयर क्या होता है? सो जब यहाँ हम मेयर की बात करें तो मेयर का मतलब है फीमेल हॉर्स। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मेयर विजिबल इन द सीज़न। यहाँ पे जो आपका मेयर होगा यानी कि जो फीमेल हॉर्स होगा वो आपका सीज़न में जो है वो दिखेगा आपको, उसके वेरिएशन नज़र आएंगे, उसके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस नज़र आएंगे आपको वो ईजिली आप उसको देख पाएंगे। यानी कि वो एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन सिक्रीशन शुरू हो जाएगी आपको याद रखना है, उसके बाद आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने की वजह से एफएसएच की सिक्रीशन तो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमको एक और फॉलिकल की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। जबकि जो एलएच हार्मोन की आपकी कंसनट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हमको जो है वो ओवुलेशन की ज़रूरत है, तो हमको ज़्यादा एलएच हार्मोन चाहिए। तो अब जो आपका एलएच हार्मोन होगा, जैसे ही आपके फॉलिकल मेच्योर होते हैं ओवुलेशन हो जाएगी उनकी, यानी कि आपका सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होकर ओवम को रिलीज़ कर देगा, जो कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसनट्रेशन हाई होने की वजह से आपका हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा फेज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मैच्योर फॉलिकल है जिसने आपके ओवम को रिलीज़ कर दिया है, आपको याद रखना है जब वो आपका एम्प्टी हो जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका ओवरी के अंदर बनेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका मेयर होगा वो सीज़न में नहीं होगा, यानी कि उसका हीट पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि उसने अपने ओव्यूल को शेड कर दिया है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकती थी, जब उसने अपने ओवम को शेड किया है तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो सकती थी। अब आपकी फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हुई है, इसीलिए आपका कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, अगर तो हो जाती है तो आपका जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होगी। अगर नहीं होगी तो आपका कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है और अगर आपका एनिमल सीज़न में नहीं है तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपकी नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन किसी वजह से हो जाती है, स्पर्म रीच कर जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी आपकी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है इन केस कुछ रीज़न की वजह से, तो आपका हॉर्स जो होगा फीमेल हॉर्स वो सीज़न पर नहीं रहेगा। और उसके बाद आपका जो यूट्रस होगा फीमेल हॉर्स का वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, एफ प्रोस्टाग्लैंडिज्म इनको बोलते हैं, ये आपके कॉर्पस ल्यूटियम होगा उसकी रिग्रेशन को शुरू कर देंगे, यानी कि उसके डीजनरेशन को शुरू कर देंगे। जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है तो आपको पता है वो कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। अब आपके कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन की कंसनट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जो कि हम पहले ही मेनेस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं। तो अब हमको यूट्रस की वॉल को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है उस फीमेल हॉर्स में। तो यूट्रस की वॉल क्या होगी? शेड हो जाएगी, जैसे नॉर्मली शेड होती है उसी तरह से शेड हो जाएगी, और वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड और म्यूकस जो है वो बाहर आ जाएगी। उतना ब्लड तो नहीं निकलता जितना ह्यूमंस में ब्लीडिंग सीजन में आता है, बट इनमें भी आपके मेयर या फिर आपके जो फीमेल बीचेज उनमें कुछ अमाउंट में ब्लड और म्यूकस आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्योंकि आपका कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो चुका है तो आपका नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो कोई भी आपके फॉलिकल ओवरी में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, सारे के सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होंगे। अब जो आपके प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन है वो, जैसे कि आपका कॉर्पस एल्बिकस बन गया है तो इसकी वजह से आपका प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो सीज हो जाएगी, यानी कि वो रुक जाएगी। इसके बाद आपका दोबारा से एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को सिक्रीट करेगा और ये साइकिल जो है आपका दोबारा से रिपीट हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे साइकिल को जो है ऑस्ट्रिच साइकिल के नाम से जानते हैं। ये आपका जो है कॉर्पस ल्यूटियम से बनने तक से लेके आपके प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन के सीज होने तक, यानी कि जब आपका कॉर्पस एल्बिकस बन रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगभग 17 डेज लेगा। जबकि एफएसएच की सिक्रीशन से लेकर आपके ओव्यूलेशन तक की प्रोसेस को 5 दिन लगेंगे। सो अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आपका जो कंप्लीट डेज जितने में आपका साइकिल कंप्लीट होगा ये 22 डेज़ आएंगे, जो कि हमने आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है कि स्टैंडर्ड इतने दिन लगते हैं आपके ऑस्ट्रिच साइकिल को रन करने में। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए एक तो टोटली आपको 22 डेज़ लग रहे हैं, और वो कैसे लग रहे हैं। 17 दिन आपके कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन से लेके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन के सीज होने तक लगेंगे, ठीक है। और एफएसएच की सिक्रीशन से फॉलिकल बनने से लेके आपके सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ होने तक के फेज़ को जो है वो ये 5 दिन का होगा। ये आपका सेकेंड फेज़ होगा। अब हम बात करेंगे
मिसकैरेज के बारे में, ओस्ट्रल साइकिल के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, हमने अभी भी देख लिया उसके कितने फेजेस होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइकिल किस तरह से रन कर रहा है और ओस्ट्रल साइकिल कैसा होगा। जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से पढ़ा है उसको ओस्ट्रल साइकिल भी बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। हमने ओस्ट्रल साइकिल में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई ग्राफिन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल को नहीं दिखाया, हमने उसको सिंपल फॉर्म में दिखाया है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, और इतना ही आपके सिलेबस में है। वैसे आपके सिलेबस में तो इससे भी कम है, बट इतना आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ओस्ट्रल साइकिल किस तरह से रन कर रहा है। अब हम बात करेंगे मिसकैरेज की। मिसकैरेज मतलब अगर आपको जो एम्ब्रियो है जो आपका यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है वो किसी भी वजह से एबनॉर्मल है तो वो डाई कर जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि आपकी जो एचसीजी की सिक्रीशन है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ये आपकी कोरोनिक विलाई से सिक्रीट होता है, यानी कि प्लेसेंटा जो बनेगा उस प्लेसेंटा में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको कोरोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विलाई जो होता है ये एचसीजी को सिक्रीट करते हैं। कुछ अगर आपका एबनॉर्मल फीटस आ रहा है ह्यूमन यूट्रस के अंदर तो उसमें एचसीजी की सिक्रीशन बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो प्रोजेस्टेरॉन की आउटपुट को भी कम कर देगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन भी कम बन रहा है। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम बन रहा है और आपको पता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब आपका प्रोजेस्टेरॉन ही कम हो गया तो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि वो टूट जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका फीटस या जो एम्ब्रियो जो अटैच्ड है आपके एंडोमेट्रियल वॉल के साथ वो भी आपका जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो गिर जाएगा, आपके वॉल से जो है वो गिरकर सीधे यूट्रस की कैविटी में आ जाएगा और वहाँ से वो बाहर एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में चले जाएगा ब्लड फ्लो के साथ, क्योंकि ब्लड लॉस भी होगा जब एम्ब्रियो जो है वो डीप्लांट होगा, जिसको हम मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लॉस ऑफ एम्ब्रियो भी कहते हैं। मिसकैरेज जो है ये बहुत ही कॉमन होता है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इस वक्त आपका जो फीटस होता है बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होता है मिसकैरेज के लिए। उसके बाद आगे के जो नेक्स्ट मंथ आएंगे 2-3 मंथ्स, उस वक्त आपका फीटस इतना प्रोग्रेसिवली मेच्योर हो चुका होता है, रेजिस्टेंट हो चुका होता है कि मिसकैरेज का उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, यानी कि एचसीजी हार्मोन की कमी भी अगर होती है तो वो भी फीटस को जो है वो मिसकैरेज उसका नहीं हो सकता, अबॉर्ट नहीं करवा सकती। नॉर्मली हम ये एस्टिमेट करते हैं, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है वर्ल्ड में उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 5 में से जो 3 नॉर्मल एम्ब्रियोज इम्प्लांट होते हैं यूट्रस के अंदर वो सारे एबनॉर्मल होते हैं, या फिर वो जो है वो आपके एबनॉर्मल कंडीशन में आपके जाके इम्प्लांट होंगे, जो कि नॉर्मली आपके जो है वो अबॉर्ट कर दिए जाएंगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सहायता से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप ही उनको जो है अबॉर्ट कर देगा। आपको याद रखना है, अगर आपका हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है, अगर इसकी लोअर कंसंट्रेशन भी आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर पाती तो इसमें क्या होता, अगर आपका एम्ब्रियो एबनॉर्मल होता और एचसीजी की कंसंट्रेशन लो हो जाती, स्टॉप हो जाती, तो अगर आपकी प्रोजेस्टेरॉन की लो कंसंट्रेशन भी मेंटेन कर पाती है आपके एम्ब्रियो को, उसको अबॉर्ट नहीं होने देती, तो इस केस में आपके एबनॉर्मल एम्ब्रियोज जो आपके वुमेन के अंदर इम्प्लांटेड है वो सारे के सारे बाहर डिस्कार्ड किए नहीं जा सकते थे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की लो कंसंट्रेशन ही एंडोमेट्रियम वॉल को शेड करती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लो कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाती है एंडोमेट्रियम को, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड नहीं होती। अगर शेड नहीं होती तो फीटस जो आपका डेड हो चुका है वो भी बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस है उसके अंदर एक ग्रेवयार्ड बन जाता डेड और एबनॉर्मल फीटसेस का। अब हम देखेंगे कि ये हार्मोन्स कौन सा हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में। जो भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो आपने सुना होगा टीवी के एड्स में आता है प्रेगा न्यूज़ एंड ऑल, उसमें एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर जो एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन की उसमें कंसंट्रेशन होती है, उस पर जैसे ही आपका यूरिन सैंपल आप डालते हो वो डिटेक्ट कर लेता है कि उसके अंदर वो हार्मोन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। अगर उस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो, अगर बहुत कम होगी तो दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो हम प्रेगनेंसी के दौरान एचसीजी की कंसंट्रेशन जो है वो चेक करते हैं यूरिन में। इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ये बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर कम होगा तो नेगेटिव होगा, अगर ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन तो एचसीजी की कंसंट्रेशन बता पाएगी कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है, कंसेप्शन रिसीव हो चुकी है। एचसीजी जो है आपका याद रखना है, ट्रोफोप्लास्ट सेल्स होंगे आपके ह्यूमन प्लेसेंटा में जो कि कोरोनिक वेलाई में होते हैं, वो आपके एचसीजी को सिक्रेट करेंगे। जब प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका मिसकैरेज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्चुअली हम अब डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस कर लिया है, तो अब हमारे लिए इसको डिस्कस करना ज़्यादा ईजी होगा। अदरवाइज हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया का मतलब क्या, हमें पहले ये समझना है। एमेनोरिया का मतलब है कि जब आपके साइक्लिक चेंजेस में रिप्रोडक्टिव साइकिल में मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होगी, यानी कि ब्लीडिंग फेज नहीं आ रहा है,
तो उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग फेज नहीं आ रहा है, बाकी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, बस ब्लीडिंग फेज नहीं हो रहा है या मेंसुरेशन ही नहीं हो रही है, उसको भी हम एमेनोरिया बोलेंगे। बहुत ही कॉमन कोज है एमेनोरिया जो है वो प्रेगनेंसी और मेनोपोज के दौरान, क्योंकि मेनोपोज में तो आपका साइकिल ही सीज हो जाता है, कोई भी साइकिल रन नहीं करता है, तो वहाँ पे आप मेंसुरेशन नहीं देख पाएंगे। अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो क्योंकि अब आपका जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस के अंदर, तो हमको एक और साइकिल की जरूरत नहीं है, तो उस केस में भी जो है वो मेंसुरेशन नहीं होगा, यानी कि ब्लीडिंग फेज नहीं आएगा। इसमें भी हम एमेनोरिया को देख सकते हैं। कुछ फीमेल ऐसी है जो एथलीट्स होंगी, उनमें एमेनोरिया जो है वो रिड्यूस्ड गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये जो एथलीट्स होते हैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं। कार्डियो जो उनका वर्कआउट होता है वो बॉडी में जो गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देगा। साथ ही में जो ये वुमेन्स होंगी, ये क्या करेगी, ये वुमेन जो है वो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को भी यूज़ करती है टू आर्टिफिशियली रिड्यूस द मेंसुरेशन, सो दैट कि वो अपनी जो वर्कआउट है, अपना जो प्रैक्टिस है उसको कंडक्ट कर सके, जिसकी वजह से भी गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा। जब गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कम होगा तो ये एलएच के रिलीज को और एफएसएच के रिलीज को भी डिक्रीज कर देगा। अब जब आपका एफएसएच ही नहीं रिलीज हो रहा है तो फॉलिकल्स जो है आपके डेवलप नहीं हो पाएंगे, ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एलएच की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस है वो भी वेन हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। ना तो आपका एस्ट्रोजन बन पाएगा ना प्रोजेस्टेरोन बन पाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आपका कॉर्पस ल्यूटियम से बनना है और आपका एस्ट्रोजन आपके जो है वो फॉलिकल से बनना है। तो वो जब आपका खत्म हो जाएगा तो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज जो है वो आपका नहीं आएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। और इस डिसऑर्डर को हम एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। अब एक और डिसऑर्डर है, इसको हम डायस्मेनोरिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आपको बार बार पूछा भी जाता है डायस्मेनोरिया के बारे में। जो डायस्मेनोरिया ये हमने एक ऐसी टर्म है जो यूज़ की है ये बताने के लिए कि जब आपका ब्लीडिंग फेज़ है, तो अगर ब्लीडिंग फेज़ में आपको पेन हो रही है, पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस डिसऑर्डर या उस डिजीज़ को हम डायस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, एब्नॉर्मल कंडीशंस है। नॉर्मली तो पेन नहीं होता, थोड़ा बहुत पेन होता है जो क्रैम्प्स की वजह से होगा, बट अगर पेन बहुत ही ज़्यादा है, एक्यूट पेन है, तो उसको हम जो है वो डायस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो डायस्मेनोरिया भी हमने दो टाइप से इसको डिवाइड किया है, प्राइमरी डायस्मेनोरिया, सेकेंडरी डायस्मेनोरिया। प्राइमरी डायस्मेनोरिया में आपकी जो पेन होगी वो आपके फर्स्ट पीरियड से ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही फर्स्ट पीरियड आएगा उससे शॉर्टली जो है वो पहले दिन ही शुरू हो जाएगी, बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न कोई हमारे पास नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक रीज़न हमको नहीं मिल रहा है कि पेन क्यों शुरू हो रही है, तो बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से अगर पेन हो रही है तो उसको हम प्राइमरी डायस्मेनोरिया बोलेंगे। सेकेंडरी डायस्मेनोरिया ऐसा डायस्मेनोरिया है जो किसी सेकेंडरी रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर है, जैसे कि एंड्रोमेट्रियोसिस हो रहा है, एडिनोमायोसिस हो रहा है, या फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो उसकी वजह से अगर आपको पेन हो रही है ब्लीडिंग फेज के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो उसको हम जो है वो सेकेंडरी डायस्मेनोरिया बोलेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ प्राइमरी डायस्मेनोरिया के ही अवेलेबल है, सेकेंडरी डायस्मेनोरिया के अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी डायस्मेनोरिया के हमारे पास जो है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मेजर है, जिसमें हम क्या करेंगे, पेन रिलीविंग मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं जो दर्द को कम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ कर सकते हैं जो कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी यूज़ करते हैं इसके लिए। हॉट पैच यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वहाँ पे हॉट पैच जो है यूज़ करेंगे, जिससे इन्फ्लेमेशन जो है इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। साथ में रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी यूज़ करनी है, सो दैट कि आपकी मसल्स रिलैक्स रहे। जहाँ तक कि आपकी सेकेंडरी डायस्मेनोरिया की बात है तो इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते किसी भी प्रिवेंटिव मेजर के थ्रू। हमें इस केस में आपकी यूट्रस का हिस्टेक्टोमी ही करनी पड़ेगी, यूट्रस के पार्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा जहाँ पे आपके एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड या एंड्रोमाइट्रोसिस हुआ है। एंड्रोमाइट्रोसिस की वजह से भी आपको जो है वो डायस्मेनोरिया हो सकता है, जिसकी वजह से हमको हिस्टेक्टोमी या पार्ट रिमूवल से ही हम इस केस में सेकेंडरी डायस्मेनोरिया को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मेनोर्जिया। मेनोर्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेनेस्ट्रल फेजेस के दौरान आप हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग जो है वो फेस करेंगे। रेगुलर इंटरवल्स पे होगा, जैसा कि आपको इस मंथ पीरियड आ रहा है तो आपको उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी। फिर जब आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा तो आपको उस वक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे हैवी ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। नॉर्मली आपको पता है ब्लीडिंग फेज 4 से 5 दिन तक चलता है। इसमें आपको जो है वो हो सकता है फर्स्ट दिन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, फिर आपकी ब्लीडिंग नेक्स्ट डे थोड़ी कम हो जाए, फिर थर्ड दिन आपकी जो है वो ब्लीडिंग फिर से वैसी हो जैसी आपकी फर्स्ट डे थी। तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद एक दिन छोड़ के ये ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती जाएगी और इसको हम मेनोर्जिया के नाम से जानते हैं।
ऑल्दो इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है जो कि हम बता सकते हैं, जो कि रीज़न हो सकता है आपके मेनोर्जिया का। बस मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम बोले आपके मेनोर्जिया का, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है उसके प्रिंसिपल जो हम कॉजेज़ की अगर बात करें तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, या यूट्रस की कुछ नॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, जैसे यूट्रस का शेप कुछ अलग है, यूट्रस की नॉर्मल शेप्स है, तो उस वजह से भी आपको मेनोर्जिया देखने को मिल सकता है। या फिर आपका जो वेजाइना या सर्विक्स है या पेल्विक ऑर्गन्स है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, यानी कि स्वेलिंग आ गई है, उस वजह से भी आपको मेनोर्जिया हो सकता है। थायराइड कंसर्न है, यानी कि आपके थायराइड जो हार्मोन है वो या तो बहुत ही कम हो गया है, हाइपोसिक्रेशन हो रही है, या बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन हो रही है, उस वजह से भी मेनोर्जिया हो सकता है। या फिर अगर ब्लड थिनिंग एजेंट्स या ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एस्प्रिन जो ब्लड को बहुत ज़्यादा थिन कर देती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो, क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी बहुत कम हो गई है, तो ब्लड जो है अपने आप को अपनी विस्कोसिटी, अपनी वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो बार बार जो है वो इंटरवल्स के कुछ इंटरवल्स के बाद जो है वो आपके एंडोमेट्रियल वॉल की स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर से लीक होता रहेगा, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें मेनोर्जिया की, ये टोटली डिपेंड करेगी कि अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन क्या है। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हमारे पास है। जैसे पॉलिप, जिसको हम फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, अगर पॉलिप्स आपकी यूट्रस के अंदर है तो हम उसको माइमेक्टोमी के थ्रू जो है वो रिमूव कर देंगे, तो पॉलिप्स का जो रिमूवल टेक्नोलॉजी है उसको हम माइमेक्टोमी बोलते हैं। एंडोमेट्रियल अगर कैंसर है किसी को जिसकी वजह से मेनोर्जिया हो रहा है, तो उसमें हम हिस्टेक्टोमी करेंगे, यूट्रस को रिमूव कर देंगे। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि FSH, LH या किसी भी हार्मोन की प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन में इम्बैलेंस आ गया है, उसकी वजह से मेनोर्जिया हो रहा है, तो उसमें हम जो है वो हार्मोन थेरेपी देंगे उस पेशेंट को, जो हार्मोन्स के लेवल को जो है वो इक्वलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो मेनोर्जिया जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मेनोर्जिया, आपके डायस्मेनोरिया, मेनोरिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी एट होम। वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके मेनेस्ट्रल साइकिल को, हमने उसकी डिटेल प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड हमारे जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ओस्ट्रस साइकिल। तो जो आपका ओस्ट्रस साइकिल है ये आपका कुछ ही दिन का होगा। जैसे कि हमने मेनेस्ट्रल साइकिल की बात की, वो आपका 28 डेज तक चलता है, उसमें साइक्लिक इवेंट्स होते हैं। बट ये आपका जो ओस्ट्रस साइकिल है, इसमें जो मेन आपका साइक्लिक इवेंट होगा वो सिर्फ कुछ ही आपका दिन का होगा। इसको हम ऑस्ट्रस या फिर हीट पीरियड के नाम से जानते हैं। इस ऑस्ट्रस या हीट पीरियड के बाद एक कुछ ऐसे ही दिन का समय आएगा जिन दिनों में आपके जो एनिमल होगा वो हीट पर नहीं रहेगा, यानी कि उसके अंदर साइकिल रन नहीं करेगा। इस पीरियड को हम एनेस्ट्रस बोलेंगे या क्विसेंस बोलेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जो एनिमल है वो कैसा है, वो डोर्मेंट स्टेट पे, उसके अंदर कोई भी साइक्लिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रस के दौरान जब ऑस्ट्रस पीरियड आपका रन कर रहा है, यानी कि हीट पीरियड, तब आपकी जो फीमेल होगी वो सेक्सुअली एक्टिव होगी। वो जो है वो मेट कर सकती है किसी भी मेल के साथ, कॉपुलेशन भी हो सकता है, एग्स रिलीज होंगे यानी कि ओवम रिलीज होगा, और प्रेगनेंसी भी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। किस दौरान, जब आपकी जो फीमेल है वो एस्ट्रस पर है, यानी कि हीट पर है। आप याद रखना, जब आपकी जो फीमेल होगी जो ऑस्ट्रस या हीट पर होगी, तब हम उसके अंदर जो है बहुत सारे डिटेक्टेबल बिहेवियरल चेंजेस को नोटिस कर सकते हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस जिनको मॉर्फोलॉजिकली देखकर ही समझ पाएंगे कि मे बी शायद ये फीमेल जो है वो हीट पर है। जैसे कि जो फीमेल होगी बहुत एग्रेसिव होगी, और उसके कंटिन्यूस सलाइवेशन होगा मुंह से, अगर आप उसको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो वो आपको जो है वो काट भी सकती है। तो ऑस्ट्रस साइकिल आपको याद रखना है, ये प्राइमेट्स में नहीं हो रहा है, ये प्राइमेट्स के अलावा बाकी सारे एनिमल्स में हो रहा है। यानी कि आपको ये कैटल्स में देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक एनिमल में देखने को मिलेगा, पेट्स में देखने को मिलेगा, तो इन सारे एनिमल्स में जो है ऑस्ट्रस साइकिल रन करेगा। एनॉस्ट्रस के दौरान, यानी कि वो पीरियड जब आपकी फीमेल क्विसेंस है, उसमें कोई भी आपका हीट पीरियड रन नहीं कर रहा है, तो आपकी फीमेल जो वो पैसिव स्टेट में होगी, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली आपकी सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी, वो मेट नहीं करेगी किसी भी फीमेल के मेल के साथ। सो यहाँ पे कोई भी मेटिंग जो है वो नहीं होगी, वो किसी भी मेल को एज अ मेटिंग पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके एनेस्ट्रस के दौरान दोबारा से आपका ऑस्ट्रस पीरियड जो है वो उसको वो फॉलो करेगा। इस वक्त ऑस्ट्रस के दौरान आपका जो यूट्रस होगा फीमेल का, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा सो दैट कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा।
जो आपका ऑस्ट्रस पीरियड्स है यानी कि हीट पीरियड्स है वो मोस्ट ऑफ द मैमल स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा, अदर देन प्राइमेट्स। हम प्राइमेट्स को अलग कर रहे हैं, उनको हम इंक्लूड यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्राइमेट्स में जो है वो आपको देखने को मिलेगा मेनेस्ट्रल साइकिल। बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो कि आपके साल के कुछ सर्टेन पीरियड्स में ही रिप्रोड्यूस करेंगे। ये जो साल के कुछ सर्टेन पीरियड्स होंगे इनको हम नॉर्मली हीट पीरियड्स कहते हैं, या फिर हम इनको ब्रीडिंग सीजन के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान ही आपकी जो फीमेल होगी वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होगी। ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है वो ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान ही रन करेगा, यानी कि इन एनिमल में जिनमें ब्रीडिंग सीजन आ रहे हैं इन ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान सिर्फ एन ऑस्ट्रस साइकिल रन करेगा। जो आपका ऑस्ट्रस पीरियड है यानी कि हीट पीरियड वो इसी के दौरान होगा जब ब्रीडिंग सीजन आएगा। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आपका ख़त्म होता है आपका ऑस्ट्रस पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा, हीट पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी आपके सीज़न बचते हैं वो सारे नॉन ब्रीडिंग सीजन्स होंगे। उसमें आपका जो एनिमल होगा वो एनॉस्ट्रस फेज में होगा, यानी कि वो क्विसेंट फेज में होगा, यानी कि आपका जो एनिमल है वो पैसिव स्टेट में, वो किसी भी मेल को एज अ सेक्सुअल पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगी। काओ, बफेलो, ये ऐसे दो एनिमल्स हैं हमारे पास जिनमें आपको जो ऑस्ट्रस साइकिल होगा वो साल भर ही देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें जो आपका एनिमल होगा उसमें ऑस्ट्रस या हीट पीरियड होगा वो साल भर रहेगा। साल भर वो अपने आप को मेल के लिए एक्टिव रख सकती है, अपने आप को मेल के लिए जो है वो अवेलेबल रख सकती है, सो दैट कि मेल उसको फर्टाइल कर सके, उसके साथ मेट कर सके। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पीरियड नहीं है जिसको हम जो बोलेंगे कि वो हीट पीरियड है या ऐसा कुछ है। में साल भर ही जो है आपका एनिमल हीट पर रहता है काओ और बफेलो के केस में। कोई भी स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन आप इनमें नहीं देख पाएंगे, हर सीजन में अपने आप को ब्रीड करवा सकते हैं, मेल से जो है कॉपुलेशन हो सकती है। तो आपके जो पीरियड्स होंगे जो ऑस्ट्रस साइकिल में आपको देखने को मिलते हैं वो अलग अलग जो है वो आपके पीरियड्स आपको देखने को मिलेंगे। हम कितने पीरियड्स हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फेजेस या पीरियड हम सेम उनके लिए फेज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और पीरियड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोनोस्ट्रस पीरियड होगा, फेज होगा, फिर बायस्ट्रस फेज हो सकता है, ट्राइस्ट्रस फेज हो सकता है और पॉलीओस्ट्रस फेज हो सकता है आपके ऑस्ट्रस साइकिल में। इसी के अकॉर्डिंग हमने साइकिल को भी इन्हीं नाम से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है। मोनोस्ट्रस साइकिल, बायस्ट्रस साइकिल, ट्राइस्ट्रस साइकिल और पॉलीओस्ट्रस साइकिल। मोनोस्ट्रल साइकिल या मोनोस्ट्रल पीरियड वो एक फेज़ है जिसमें जो आपका कोई भी वाइल्ड एनिमल होगा जो कि प्राइमेट्स के अलावा और कोई भी वाइल्ड एनिमल है उसमें साल में सिर्फ एक बार ही आपको ऑस्ट्रस पीरियड देखने को मिलेगा, यानी कि वो साल में एक बार ही उस हीट पर आएगा। इसमें जो आपका एनिमल होगा वो साल में एक बार ही ब्रीड कर सकता है और अपने ऑफस्प्रिंग या बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल है इसका काउ। आपको याद रखना मोनोस्ट्रस है, भले ही आपकी काउ जो है वो साल भर हीट पर रहती है पर वो बेबी सिर्फ एक बार ही प्रोड्यूस कर पाएगी। वो अगर वो कंसेप्शन करती भी है तो उसको मिसकैरेज हो जाएगा या फिर बेबी जो है पूरा डिलीवर नहीं हो पाएगा। जो बायस्ट्रस आपका पीरियड है इसमें आपके डॉग्स और कैट्स आएंगे। यहाँ पे जो आपका ऑस्ट्रस साइकिल होता है वो साल में 2 बार आपका रन करता है, जिसकी वजह से आपका जो एनिमल होगा वो साल में 2 बार जो है वो ब्रीड कर सकता है, 2 बार जो है वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी डॉग और कैट आपके करते हैं। ट्रांसिट पीरियड ऐसा पीरियड है जो जिसमें ये आपको कुछ डॉग और कैट के जीनस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो ऑस्ट्रस साइकिल होगा वो साल में 3 बार रन करेगा, यानी कि 3 ऑस्ट्रस साइकिल आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो एनिमल होगा वो साल में 3 बार ब्रीड कर सकता है और 3 बार जो है वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। पॉलीओस्ट्रस, गिनीपिग, रैबिट, रैट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका एनिमल होगा उसमें जो हीट पीरियड है वो हर 4 से लेके 5वें दिन के बाद रिपीट करेंगे, यानी कि हर 4 से 5 दिन के बाद जो हीट पीरियड होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा। तब तक रिपीट करेगा जब तक कि जो है कंसेप्शन ना हो जाए, यानी कि स्पर्म जो है वो एग में एंटर ना कर जाए और जो है एग को फर्टिलाइज ना कर दे, तब तक वो कॉपुलेट करता रहेगा एनिमल जब तक कि कंसेप्शन नहीं हो जाती। तो ऐसे पीरियड को हम पॉलीओस्ट्रस पीरियड या पॉलीओस्ट्रस ऑस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं या पॉलीओस्ट्रस फेज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम फेजेस की बात करें, पर्टिकुलर फेज जो आप कॉमन ऑस्ट्रस साइकिल में देखेंगे, जो कि हम यहाँ पे आपके डॉग की बात कर रहे हैं, हम जो भी ऑस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं डॉग बिचेस के बारे में बात करते हैं और हम कैट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपके 4 फेजेस में रन करेगी, एनॉस्ट्रस जिसको हम डायस्ट्रस फेज भी कहते हैं, प्रोस्ट्रस फेज जिसको हम प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं, ऑस्ट्रस फेज जिसको हम हीट फेज भी कहते हैं या हीट पीरियड भी कहते हैं, और मेट ऑस्ट्रस फेज जिसको हम आपका रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। अब हम इन चारों के चारों फेजेस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन फेजेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है और हार्मोन की कंसंट्रेशन, जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे, वो किस तरह से वेरी करेगी। अब हम बात करेंगे हमारे सारे के सारे ऑस्ट्रस साइकिल के फेजेस को डिटेल में। हम स्टार्ट करें एनॉस्ट्रस फेज से, जिसको हम डायस्ट्रस फेज के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा पीरियड है जब आपका जो एनिमल होगा उसके अंदर का जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है,
वो आपका रिलेटिवली क्विसेंट होगा, यानी कि वो डोमिनेंट स्टेट में होगा। बहुत ही कम सेक्सुअल एक्टिविटी जो आप देख पाएंगे उस पर्टिकुलर एनिमल में, जिसका मतलब कि एक्चुअली इस फेज में जो आपका एनिमल है वो कैसा है, आपका शांत है, वो किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, वो आपका डोमिनेंट स्टेट में रहेगा। ये जो पीरियड होता है नॉर्मली ये बहुत लॉन्ग होता है आपके मेनोस्ट्रल एनिमल्स में, यानी कि वो एनिमल जिनमें साइकिल साल में सिर्फ एक बार ही आएगा, यानी कि जो आपका हीट पीरियड है वो सिर्फ एक बार ही आएगा। उनमें ये आपका एनोस्ट्रस फेज जो है बहुत ही लंबा होगा, 6 मंथ्स का हो सकता है, 7 मंथ्स का भी हो सकता है, और इसको हम एनोस्ट्रस फेज के नाम से जानेंगे। अगर हम बात करें पॉलीऑस्ट्रो एनिमल की, यानी कि जिनमें जो आपका फेस है वो आपका हीट पीरियड है वो हर 4 से 5 दिन में अपने आप को रिपीट करता है, उनमें ये पीरियड बहुत ही छोटा होता है, 1 से लेके 1.5 या 2 दिन का ये पीरियड होगा सिर्फ, और इसको हम जो है वो डायस्ट्रस के नाम से जानते हैं। सिर्फ पॉलीऑस्ट्रस एनिमल में आपको याद रखना है। सेकेंड फेज इसके बाद आएगा आपका प्रोस्टस फेज। ये आपका एक्चुअल में प्रेपरेशन फेज है, जिसमें जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसके अंदर जितने भी ओवरी होगी, ओवरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल्स होंगे वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सो दैट कि वो डिवाइड कर सके और मैच्योर होकर वो ग्राफिन फॉलिकल बना सके। किसके इन्फ्लुएंस में? 2 हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट किए जाएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ पर भी वही काम है कि ये फॉलिकल्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा सो दैट कि वो जो है आपके फॉलिकल्स वो डिवेलप होकर मैच्योर हो सके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम वही है, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते आ रहे थे। अब हम बात करेंगे थर्ड फेज के बारे में, जो कि आपका ऑस्ट्रस या हीट पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड है जब आपकी फीमेल जो होगी उसको सेक्स अर्ज जाएगी, यानी कि वो सेक्स के लिए जो है एक्टिव हो जाएगी, वो सेक्स के लिए किसी भी अपने मेटिंग पार्टनर को ढूंढ सकती है। और इस वक्त आपकी जो फीमेल होगी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो अपने मेटिंग पार्टनर को पाने के लिए किसी भी एनिमल पे अटैक कर सकती है, और जो मेल्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, सो दैट कि वो ये चाहेंगे कि उनको जो फीमेल आपकी एनिमल है वो मिल सके, उसके साथ वो मेटिंग कर सके। ओवम इसी दौरान आपके हीट पीरियड में शेड हो जाएगा। प्रेगनेंसी भी जो है वो पॉसिबल है, अगर ओवम फ्यूज़ हो जाता है स्पर्म के साथ तो प्रेगनेंसी हो सकती है। जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा किसी भी एनिमल का, डॉग, बिच का या फिर कैट का, उसके यूट्रस का जो सर्विक्स होगा, यानी कि यूट्रस का जो माउस है, इस दौरान आपकी हीट पीरियड के दौरान वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो अबंडेंट अमाउंट में म्यूकस सिक्रेट करेगा। ये जो म्यूकस होगा आपको याद रखना है ये नॉन विस्कस है, ये आपका कोई विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही कम विस्कोसिटी होगी, जिसकी वजह से लगभग ये लिक्विडी म्यूकस होगा। ये क्या करेगा, ये स्पर्म्स को हेल्प करेगा सो दैट कि आपके जो स्पर्म्स है सर्विक्स के होते हुए आपके फेलोपियन ट्यूब्स तक जो है वो पहुंच सके और फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सके, प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सके। लास्ट फेज आएगा आपका मेटास्ट्रस फेज। ये एक ऐसा पीरियड है जब आपका यूट्रस जो होगा फीमेल का वो अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में लेकर जाएगा। रेस्टिंग स्टेज वो स्टेज है जिसमें आपका यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा सो दैट कि आपका जो यूट्रस है वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में हेल्प कर सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है किसी भी कारण से तो इसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए कोई फीटस ही नहीं है। तो इस दौरान क्या होगा, आपका जो यूट्रस होगा वो दोबारा से आपका एनोस्ट्रल फेज को शुरू कर देगा। अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है, यानी कि आपका जो एम्ब्रियो है वो जाके यूट्रस में अटैच हो जाता है, तो आपका जो कंसेप्शन है वो भी शुरू हो जाएगी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो यूट्रस अपने आप को मेंटेन करेगा, अपनी वॉल को वो इंटैक्ट रखेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मदद से। अगर यूट्रस में आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होती है, तो आपका जो यूट्रस होगा वो क्या करेगा, रेस्टिंग स्टेज में चले जाएगा, यानी कि वो दोबारा से एनेस्ट्रल फेज को शुरू करना स्टार्ट कर देगा। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऑस्ट्रल साइकिल को इस हार्मोनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टडी करेंगे, किस तरह से हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे आपके अलग अलग फेजेस के दौरान, अलग अलग पीरियड के दौरान जो आपको ऑस्ट्रल साइकिल में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो साइक्लिक प्रोसेस है वो किस तरह से अलग अलग फेजेस में रन करती है। तो यहाँ पे हमने वीक्स और डेज लिखे हैं, कितने दिन और कितने वीक में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हम हार्मोन की कंसंट्रेशन देख रहे हैं। एनोस्ट्रस फेज 5 मंथ तक रहेगा, प्रोस्टस फेज आपके 9 दिन तक रह सकता है, एस्ट्रस फेज जो है हीट पीरियड यानी कि ये भी 9 दिन तक रहेगा, और आपका डायस्ट्रस फेज जो है ये 2 मंथ तक रह सकता है। ये ऑस्ट्रस फेज जो है 9 दिन का, ये आपका वेरी कर सकता है, ये आपका 2 हफ्ते तक भी जा सकता है, अलग अलग जीनस में अलग अलग होगा। ऑस्ट्रस फेज जब आपका एनिमल क्या है, बिल्कुल ही आपका जो है वो रेस्टिंग फेज पे, क्यूसेंट फेज पे है। इस दौरान जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन होगी वो लगभग जो है वो सेम होगी, वो ज़्यादा नहीं है, वो कंसंट्रेट उसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी वो एवरेज लेवल पे है, यानी कि वो
एक जैसी ही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे हमको फॉलिकल बनाने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो है वो फॉलिकुलर फेज शुरू नहीं हुआ है। फॉलिकुलर फेज जो है यानी कि प्रोलिफरेशन फेज, प्रेपरेटरी फेज, उसको हम प्रोस्टस फेज बोलते हैं। सो जैसे आपका प्रोस्टस फेज शुरू होगा, जिसको हम प्रेपरेटरी फेज भी बोलते हैं, आप देखेंगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है एकदम से वो फॉल कर जाएगी। उसके बाद जैसे आपका प्रोस्टस फेज जो होगा यानी कि आपका प्रेपरेटरी फेज, इसके हम 7th या 6th डे तक पहुंचेंगे तो FSH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और ये आपकी पीक पर पहुंच जाएगी आपके प्रोस्टस फेज के एंड तक आते आते। इसका मतलब है यहाँ से आपके प्राइमोर्डियल जो ओवेरियन फॉलिकल थे वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गए थे, धीरे धीरे करके वो आपके यहाँ पर पहुँचते ही वो आपके जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। अब आपको पता है सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आपका जो एग है वो रिलीज हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका नेक्स्ट फेज आएगा जिसको हम ऑस्ट्रस फेज बोलते हैं, जिसमें ओव्यूलेशन होगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डाउन जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि हमको और फॉलिकल को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक सेकेंडरी oocyte बन चुका है, वो आपका मैच्योर हो चुका है, वही आपका ग्राफिन फॉलिकल बना चुका है। तो FSH की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ये आपके प्रोस्टस फेज के 10th डे तक पहुंचेगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल लो डाउन हो जाएगी। उसके बाद जैसे ये लो डाउन होती है आपके एस्ट्रस फेज के 2nd या 3rd डे तक आप देखेंगे कि ओव्यूलेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका जो ओवम है सेकेंडरी oocyte वो यहाँ से रिलीज हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से आगे FSH की कंसंट्रेशन डाउन जाती रहती है जब तक कि आपका नया दूसरा सा एक एनेस्ट्रस फेज शुरू ना हो जाए। तो हम यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें FSH के साथ हम जब भी बात करते हैं LH की बात करते हैं, तो ये आपका ब्लू कलर में जो मैंने यहाँ दिखाया है ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। एनेस्ट्रस फेज के दौरान, पीरियड के दौरान आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये आपके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने में हेल्प करेगा, यानी कि ओवम को शेड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी फ्लक्चुएशन आप देखेंगे। जब आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एकदम से डिक्रीज करेगा इसका लेवल, तो आपका एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकता है। ये स्लाइट वेरिएशन है जो आपके बॉडी के चेंजेस की वजह से आएगी, इसका कोई भी साइकिल के साथ लेना देना आपका नहीं है। जब ये चेंजेस आपके खत्म हो जाएंगे तो आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा वो फिर से आपकी नॉर्मल कंसंट्रेशन पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्टैटिक चल रहा है प्रोस्टस फेज के दौरान। जैसे ही आपका प्रोस्टस फेज जो है वो आपका 4th और 5th डे तक पहुंचेगा, आपके LH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही ये आपकी पीक पर पहुंचेगी, इसको हम LH सर्ज भी कहते हैं, जैसे कि हम मेनेस्ट्रल साइकिल में कह रहे थे। उसके बाद आपका जो है वो 3rd पीरियड आएगा, एस्ट्रस पीरियड, जिसमें ओव्यूलेशन हो चुका है और यहीं पे आपका जो है वो ग्राफिन फॉलिकल भी बनना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका LH इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आपका मतलब है जैसे ही LH सर्ज हो चुका है मतलब ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ से ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ओवुलेशन प्रोसेस जो आपकी वो आकर 2nd या 3rd डे पे कंप्लीट होती है। तो जैसे ही 2nd 3rd डे पे कंप्लीट होगी, आपका LH का जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आप देखेंगे LH की कंसंट्रेशन में, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी भी इसकी हमको ज़रूरत होती है, सो दैट कि जो है ग्राफिन फॉलिकल को मेंटेन कर सके। उसके लिए हमको थोड़ी बहुत जो है LH की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कम्प्लीटली तो ये डिसअपियर नहीं होगा, इसके में फ्लक्चुएशंस आप देखेंगे बाद में, एंड के आपके डायस्ट्रिक पीरियड के आते आते ये कम्प्लीटली जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद जो 3rd हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन की हम बात करें, तो एस्ट्रस पीरियड के दौरान जो 5 मंथ्स का पीरियड है, इसकी कंसंट्रेशन पहले हाई रहती है, क्योंकि ये जो है आपके ओवरी की मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ओवरी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन आपकी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे ही प्रोस्टस पीरियड आएगा, इसकी कंसंट्रेशन फिर से राइज करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉलिकल बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जब फॉलिकल बनेंगे तो आपने पढ़ा था कि जो आपके फॉलिकल्स होते हैं वो भी एस्ट्रोजन बनाते हैं, तो यहाँ से एस्ट्रोजन इसकी वजह से राइज करेगा। एस्ट्रोजन यहाँ से भी बन रहा है, बॉडी में पहले से भी है, आपके जो है वो फॉलिकल्स भी बना रहे, तो एस्ट्रोजन राइज करेगा। जैसे ही आपका प्रोस्टेस पीरियड ख़त्म होने को आता है, इसके लास्ट के आपके जो 2-3 डेज होंगे उनमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा। फिर ये डिक्रीज़ हो जाएगा आपके एस्ट्रस फेज में ओव्यूलेशन के दौरान, और उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट क्यों रह रहा है? क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है, अब एस्ट्रोजन जो है वो आपका ग्राफिन फॉलिकल भी सिक्रीट कर रहा है। तो जब ग्राफिन फॉलिकल जो आपका बन चुका है, उसके बाद आपका ग्राफिन फॉलिकल जो है वो भी आपका थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन सिक्रीट कर सकता है, तो उसकी वजह से भी आप एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। आपको याद रखना है, ग्राफिन फॉलिकल जो ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो यहीं पे आपका 3rd से लेके 9th डे के बीच में कहीं कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो इस फेज़ को हम ल्यूटल फेज़ भी कहते हैं।
जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, साथ में रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, ये सब हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका ओवरी भी प्रोड्यूस कर रही है और साथ में आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉर्पस ल्यूटियम, आपका एस्ट्रोजन फेज, एस्ट्रस फेज खत्म होगा, तो जैसे आपका डायस्ट्रस फेज आएगा जिसमें आपका जो एनिमल होगा डायस्ट्रस फेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो आपका नॉर्मली जो है वो क्विसेंट होता है, यानी कि डोमिनेंट स्टेज में चले जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका एस्ट्रोजन होगा वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो है बिल्कुल ही लोअर वैल्यू की तरफ जो है वो चले जाएगा। इसके अलावा लास्ट हार्मोन जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन देखो तभी बन सकता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो नॉर्मली इसकी कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल ही लो रहेगी, पर जैसे ओवुलेशन हो जाएगी उसके बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो वहीं से एस्ट्रोजन का जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम P4 के नाम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और सबसे ज़्यादा रहेगा ये डायस्ट्रस फेज में, जब आपका एनिमल जो है वो आपका डोमिनेंट स्टेज में, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन उस टाइम में सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके जैसे आपका डायस्ट्रस फेज 2 मंथ का जो है, ये 2 मंथ आपके जो है वो 1.5 मंथ हो जाएगा, 1.3 हाफ मंथ हो जाएगा, तो उस वक्त इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अब डीजनरेट हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने की वजह से कॉर्पस आपका एल्बिकन्स बनेगा, एल्बिकन्स जो है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाएगा, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का नंबर आपका जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज करती जाएगी। इसके बाद ये फेज़ अपने आप को दोबारा से रिपीट कर देगा और ये साइकिल इसी तरह से जो है आपका वो कंप्लीटली रन करता जाएगा। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो जो स्टेज आपकी प्रोस्टेट स्टेज है उसके 4 से लेके 14 दिन तक की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। पर अगर हम बात करें इसमें हम अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन क्या होती है, तो ये आपकी 9 दिन की ड्यूरेशन होगी। ऑस्ट्रस साइकिल आपका 4 से लेके 21 दिन तक वेरी कर सकता है अलग अलग एनिमल्स में, बट अप्रॉक्सीमेट जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है वो 10 दिन की होगी। डायस्ट्रस जो है आपका पीरियड वो आपका 60 दिन तक जो है वो चल सकता है। बट अगर हम बात करें कि अप्रॉक्सीमेट क्या आपकी ड्यूरेशन, तो ऑब्वियसली वो 60 दिन यानी कि 2 मंथ्स की होगी। एनॉस्ट्रस फेज़ की यानी कि जो क्विसेंट फेज़ डोमिनेंट फेज़ है उसकी जो ड्यूरेशन होगी 100+ डेज़ की हो सकती है, जो नॉर्मली आपके 5 मंथ या फिर 6 मंथ तक भी ये पीरियड जो है वो जा सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमने हार्मोन की कंसंट्रेशन देखी कि किस तरह से आपका हार्मोन जो है वो हार्मोन के साथ साथ आपका साइकिल है रन करेगा। अब हम जो है साइकिल को हम साइक्लिक मैनर में देखेंगे, हम समझेंगे कि साइकिल किस तरह से वर्क कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप उसको देखकर वापस आएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है एमेनोरिया और डायस्मेनोरिया के बारे में। तो यहाँ हम जो साइकिल है उसको आपके साइक्लिक मैनर में स्टडी कर सकते हैं कि ऑस्ट्रस साइकिल किस तरह से आप साइक्लिक मैनर में देखेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका ऑस्ट्रस साइकिल का जो है मेन पीरियड कितने दिन का होता है, किस तरह से आपका ऑस्ट्रस साइकिल जो है वो रन करता है। आपको याद रखना है कि जो आपका ऑस्ट्रस साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है। एस्ट्रस या ऑस्ट्रस इसको दोनों एक ही वर्ड है, अगर पेपर में आएगा लिखा हो कि एस्ट्रस साइकिल क्या है तो वो भी आपका हीट साइकिल ही है, अगर ऑस्ट्रस साइकिल आता है तो वो भी आपका हीट साइकिल ही है। सो एस्ट्रस साइकिल में 2 अलग अलग फेजेस होते हैं, एस्ट्रस फेज और डायस्ट्रस फेज। एस्ट्रस फेज मतलब हम बात कर रहे हैं हीट फेज की, और डायस्ट्रस फेज की मतलब ये आपका जो है वो क्विसेंट फेज है, यानी कि आपका जो एनिमल है वो आपका डोमिनेंट स्टेज पे है, वो कोई भी एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखना है 2 आपके एस्ट्रस फेज होंगे, ये हम जो है आपका बायोस्ट्रस साइकिल के बारे में बात करें, यानी कि जिसमें जो आपका एनिमल जिनमें आपका साइकिल जो है वो 2 दिन तक 1 साल में जो है वो 2 बार जो है आपका ब्रीडिंग सीजन शो करेगा, तो इसको हम ब्रीडिंग सीजन्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 आपकी हीट पीरियड्स है ये वाला और ये वाला आप देख सकते हैं, इसके बीच में एक डायस्ट्रस पीरियड है जिसमें आपका जो एनिमल होगा वो हीट पर नहीं होगा, वो सेक्सुअली इनएक्टिव होगा। आप देख सकते हैं नॉर्मली आपका जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है वो 22 दिन के लिए रन करता है। इन 22 दिन में पहले से लेकर आपका जो 22 दिन होंगे इसमें 2 अलग अलग पीरियड्स आएंगे। फर्स्ट दिन से लेकर 6th और 7th डे तक, नॉर्मली 5 डे का टाइम होता है बट ये 6-7 डे तक जा सकता है, यहाँ पे इसको हम हीट पीरियड कहते हैं। इसमें आपका जो एनिमल होगा वो एक्टिव होगा और एनिमल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव होगा, वो अपने आप को मेल के साथ जो है वो कॉपुलेट कर सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके बाद 6 से लेकर जितने भी आपके 22 दिन तक आएंगे, सारे ये जो दिन बच रहे हैं आपके, इनको हम डायस्ट्रस पीरियड बोलते हैं। इसमें जो आपका एनिमल होगा वो इनएक्टिव होगा, वो सेक्सुअली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। सो इस पीरियड के दौरान जो आपका एनिमल कैसा है वो इनएक्टिव है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इस डायस्ट्रस पीरियड के बाद दोबारा से नया साइकिल शुरू होगा
और ये जो 6 दिन 7 दिन आएंगे दोबारा से आपके हीट पीरियड या एस्ट्रस को फॉलो करेंगे, जिसमें आपका एनिमल जो है वो फिर से आपका एक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा से जो है वो आपका रिप्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये जो हम एस्ट्रस पीरियड की बात कर रहे हैं ये उस एनिमल की है जिसमें आपका साइकिल, इसमें आपको एग्जांपल देने के लिए बताया गया है, ठीक है, कि एक पीरियड में हीट कैसे आएगी और दूसरे डे की हीट कैसे होगी। तो ये फर्स्ट डे ऑफ हीट है फर्स्ट साइकिल की, ये सेकंड डे ऑफ हीट है फर्स्ट डे ऑफ हीट है फर्स्ट साइकिल की दिस वन, एंड दिस वन इज़ द फर्स्ट डे ऑफ हीट ऑफ द फर्स्ट साइकिल विच विल हैपन आफ्टर द पीरियड ऑफ गैप। तो आपको याद रखना है, इसको बहुत ही ईजिली समझने से अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर ये आपका ये एस्ट्रस साइकिल आपका जनवरी में आ रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं डायस्ट्रस, ये आपका 5 मंथ का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो किस में आएगा, जुलाई में, 5 मंथ का गैप आ गया, ठीक है। अगर ये पीरियड आपका हीट पीरियड जनवरी में आ रहा है तो उसके बाद आपका ये क्विसेंट पीरियड यानी कि आपका डोर्मेंट पीरियड आएगा, उसके बाद जुलाई में आपका जो है वो नेक्स्ट पीरियड आएगा, नेक्स्ट हीट पीरियड। तो ये फर्स्ट डे ऑफ हीट आपके फर्स्ट पीरियड का था, ये फर्स्ट डे ऑफ हीट आपके नेक्स्ट हीट सीजन का है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बहुत ईजी है आपको समझना, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इस डायग्राम को आप ज़रूर याद रखें, ड्रॉ करने में आपको आसानी भी होगी। अब हम साइक्लिक मैनर में देखते हैं कि साइक्लिक अगर हम बात करें तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके ओवरी के अंदर के फॉलिकल्स को एनलार्ज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, वो साइज़ में इंक्रीज़ होंगे, साइज़ में इंक्रीज होने के बाद वो आपके जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे आपके सेकेंडरी या प्राइमरी फॉलिकल्स में। जैसे ही वो आपके सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे वो एस्ट्रोजन सिक्रीशन को शुरू कर देंगे। आपको याद रखना है इस टाइम जो आपका मेयर होगा, यानी कि मेयर क्या होता है आपको याद रखना है, मेयर क्या होता है, सो जब यहाँ हम मेयर की बात करें तो मेयर का मतलब है फीमेल हॉर्स। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मेयर विजिबल इन द सीज़न, यहाँ पे जो आपका मेयर होगा यानी कि जो फीमेल हॉर्स होगा वो आपका सीज़न में जो है वो दिखेगा, आपको उसके वेरिएशन नज़र आएंगे, उसके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस नज़र आएंगे आपको वो ईजिली आप उसको देख पाएंगे, यानी कि वो एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन सिक्रीशन शुरू हो जाएगी आपको याद रखना है उसके बाद आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने की वजह से एफएसएच की सिक्रीशन तो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब हमको एक और फॉलिकल की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। जबकि जो एलएच हार्मोन की आपकी कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हमको जो है वो ओवुलेशन की ज़रूरत है, तो हमको ज़्यादा एलएच हार्मोन चाहिए। तो अब जो आपका एलएच हार्मोन होगा जैसे ही आपके फॉलिकल मेच्योर होते हैं ओवुलेशन हो जाएगी उनकी, यानी कि आपका सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होकर ओवम को रिलीज़ कर देगा, जो कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से आपका हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा फेज़ है यहाँ से रहेंगे यहाँ तक, ये आपका 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मैच्योर फॉलिकल है जो उसने आपके ओवम को रिलीज़ कर दिया है, आपको याद रखना है जब वो आपका एम्प्टी हो जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका ओवरी के अंदर बनेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका मेयर होगा वो सीज़न में नहीं होगा, यानी कि उसका हीट पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसने अपने ओव्यूल को शेड कर दिया है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकती थी, जब उसने अपने ओवम को शेड किया है तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो सकती थी, अब आपकी फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हुई है, इसीलिए आपका कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, अगर तो हो जाती है तो आपका जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होगी, अगर नहीं होगी तो आपका कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है और अगर आपका एनिमल सीज़न में नहीं है तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपकी नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन किसी वजह से हो जाती है, स्पर्म रीच कर जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी आपकी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है इन केस कुछ रीज़न की वजह से, तो आपका हॉर्स जो होगा फीमेल हॉर्स वो सीज़न पर नहीं रहेगा, और उसके बाद आपका जो यूट्रस होगा फीमेल हॉर्स का वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एफ प्रोस्टाग्लैंडिज्म इनको बोलते हैं, ये आपके कॉर्पस ल्यूटियम होगा उसकी रिग्रेशन को शुरू कर देंगे, यानी कि उसके डीजनरेशन को शुरू कर देंगे। जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है तो आपको पता है वो कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। अब आपके कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जो कि हम पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं।
तो अब हमको यूट्रस की वॉल को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है उस फीमेल हॉर्स में। तो यूट्रस की वॉल क्या होगी, शेड हो जाएगी, जैसे नॉर्मली शेड होती है उसी तरह से शेड हो जाएगी, और वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड और म्यूकस जो है वो बाहर आ जाएगी। उतना ब्लड तो नहीं निकलता जितना ह्यूमंस में ब्लीडिंग सीजन में आता है, बट इनमें भी आपके मेयर या फिर आपके जो फीमेल बीचेज उनमें कुछ अमाउंट में ब्लड और म्यूकस आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्योंकि आपका कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपका नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो कोई भी आपके फॉलिकल ओवरी में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, सारे के सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होंगे। अब जो आपके प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन है वो, जैसे कि आपका कॉर्पस एल्बिकस बन गया है, तो इसकी वजह से आपका प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो सीज हो जाएगी, यानी कि वो रुक जाएगी। इसके बाद आपका दोबारा से एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को सिक्रीट करेगा, और ये साइकिल जो है आपका दोबारा से रिपीट हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे साइकिल को जो है हम ऑस्ट्रिच साइकिल के नाम से जानते हैं। ये आपका जो है कॉर्पस ल्यूटियम से बनने तक से लेके आपके प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन के सीज होने तक, यानी कि जब आपका कॉर्पस एल्बिकस बन रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगभग 17 डेज लेगा। जबकि एफएसएच की सिक्रीशन से लेकर आपके ओव्यूलेशन तक की प्रोसेस को 5 दिन लगेंगे। सो अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आपका जो कंप्लीट डेज जितने में आपका साइकिल कंप्लीट होगा, ये 22 डेज़ आएंगे, जो कि हमने आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है कि स्टैंडर्ड इतने दिन लगते हैं आपके ऑस्ट्रिच साइकिल को रन करने में। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक तो टोटली आपको 22 डेज़ लग रहे हैं, और वो कैसे लग रहे हैं। 17 दिन आपके कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन से लेके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन के सीज होने तक लगेंगे, ठीक है। और एफएसएच की सिक्रीशन से फॉलिकल बनने से लेके आपके सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ होने तक के फेज़ को जो है वो ये 5 दिन का होगा। ये आपका सेकेंड फेज़ होगा। अब हम बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में। ऑस्ट्रल साइकिल के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, हमने अभी भी देख लिया उसके कितने फेजेस होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइकिल किस तरह से रन कर रहा है और ऑस्ट्रल साइकिल कैसा होगा। जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से पढ़ा है उसको ऑस्ट्रल साइकिल भी बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। हमने ऑस्ट्रल साइकिल में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई ग्राफिन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल को नहीं दिखाया, हमने उसको सिंपल फॉर्म में दिखाया है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, और इतना ही आपके सिलेबस में है। वैसे आपके सिलेबस में तो इससे भी कम है, बट इतना आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रिच साइकिल किस तरह से रन कर रहा है। अब हम बात करेंगे मिसकैरेज की। मिसकैरेज मतलब अगर आपको जो एम्ब्रियो है जो आपका यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है वो किसी भी वजह से एबनॉर्मल है, तो वो डाई कर जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि आपकी जो एचसीजी की सिक्रीशन है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ये आपकी कोरोनिक विलाई से सिक्रीट होता है, यानी कि प्लेसेंटा जो बनेगा उस प्लेसेंटा में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको कोरोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विलाई जो होता है ये एचसीजी को सिक्रीट करते हैं। कुछ अगर आपका एबनॉर्मल फीटस आ रहा है ह्यूमन यूट्रस के अंदर, तो उसमें एचसीजी की सिक्रीशन बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन की आउटपुट को भी कम कर देगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन भी कम बन रहा है। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम बन रहा है, और आपको पता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपका प्रोजेस्टेरॉन ही कम हो गया तो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि वो टूट जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका फीटस या जो एम्ब्रियो जो अटैच्ड है आपके एंडोमेट्रियल वॉल के साथ, वो भी आपका जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो गिर जाएगा, आपके वॉल से जो है वो गिरकर सीधे यूट्रस की कैविटी में आ जाएगा, और वहाँ से वो बाहर एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में चले जाएगा ब्लड फ्लो के साथ, क्योंकि ब्लड लॉस भी होगा जब एम्ब्रियो जो है वो डीप्लांट होगा, जिसको हम मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लॉस ऑफ एम्ब्रियो भी कहते हैं। मिसकैरेज जो है ये बहुत ही कॉमन होता है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इस वक्त आपका जो फीटस होता है बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होता है मिसकैरेज के लिए। उसके बाद आगे के जो नेक्स्ट मंथ आएंगे 2-3 मंथ्स, उस वक्त आपका फीटस इतना प्रोग्रेसिवली मेच्योर हो चुका होता है, रेजिस्टेंट हो चुका होता है कि मिसकैरेज का उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, यानी कि एचसीजी हार्मोन की कमी भी अगर होती है तो वो भी फीटस को जो है वो मिसकैरेज उसका नहीं हो सकता, अबॉर्ट नहीं करवा सकती। नॉर्मली हम ये एस्टिमेट करते हैं, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है वर्ल्ड में, उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 5 में से जो 3 नॉर्मल एम्ब्रियोज इम्प्लांट होते हैं यूट्रस के अंदर, वो सारे एबनॉर्मल होते हैं, या फिर वो जो है वो आपके एबनॉर्मल कंडीशन में आपके जाके इम्प्लांट होंगे, जो कि नॉर्मली आपके जो है वो अबॉर्ट कर दिए जाएंगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सहायता से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप ही इनको जो है अबॉर्ट कर देगा। आपको याद रखना है, अगर आपका हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है, अगर इसकी लोअर कंसंट्रेशन भी आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर पाती, तो इसमें क्या होता, अगर आपका एम्ब्रियो एबनॉर्मल होता और एचसीजी की कंसंट्रेशन लो हो जाती, स्टॉप हो जाती, तो अगर आपकी प्रोजेस्टेरॉन की लो कंसंट्रेशन भी मेंटेन कर पाती है आपके
एम्ब्रियो को उसको अबॉर्ट नहीं होने देती, तो इस केस में आपके एबनॉर्मल एम्ब्रियोज जो आपके वुमेन के अंदर इम्प्लांटेड है वो सारे के सारे बाहर डिस्कार्ड किए नहीं जा सकते थे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की लो कंसंट्रेशन ही एंडोमेट्रियम वॉल को शेड करती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लो कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाती है एंडोमेट्रियम को, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड नहीं होती। अगर शेड नहीं होती तो फीटस जो आपका डेड हो चुका है वो भी बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस है उसके अंदर एक ग्रेवयार्ड बन जाता डेड और एबनॉर्मल फीटसेस का। अब हम देखेंगे कि हार्मोन्स कौन सा हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में। जो भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो आपने सुना होगा टीवी के एड्स में आता है प्रेगा न्यूज़ एंड ऑल, उसमें एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर जो है एक हार्मोन होता है। उस हार्मोन की उसमें कंसंट्रेशन होती है, उस पर जैसे ही आपका यूरिन सैंपल आप डालते हो वो डिटेक्ट कर लेता है कि उसके अंदर वो हार्मोन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। अगर उस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो, अगर बहुत कम होगी तो दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो हम प्रेगनेंसी के दौरान HCG की कंसंट्रेशन जो है वो चेक करते हैं यूरिन में। इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ये बताएगा कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कम होगा तो नेगेटिव होगा, अगर ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन तो HCG की कंसंट्रेशन बता पाएगी कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है, कंसेप्शन रिसीव हो चुकी है। HCG जो है आपका याद रखना है, ट्रोफोप्लास्ट सेल्स होंगे आपके ह्यूमन प्लेसेंटा में जो कि कैरोनिक वेलाई में होते हैं, वो आपके HCG को सिक्रेट करेंगे। जब प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका मिसकैरेज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्चुअली हम अब डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस कर लिया है, तो अब हमारे लिए इसको डिस्कस करना ज़्यादा ईजी होगा। अदरवाइज़ हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया का मतलब क्या, हमें पहले ये समझना है। एमेनोरिया का मतलब है कि जब आपके साइक्लिक चेंजेस में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होगी, यानी कि ब्लीडिंग फेज नहीं आ रहा है, तो उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग फेज नहीं आ रहा है, बाकी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं बस ब्लीडिंग फेज नहीं हो रहा है या मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रही है, उसको भी हम एमेनोरिया बोलेंगे। बहुत ही कॉमन कोज है एमेनोरिया जो है वो प्रेगनेंसी और मेनोपोज के दौरान, क्योंकि मेनोपोज में तो आपका साइकिल ही सीज हो जाता है, कोई भी साइकिल रन नहीं करता है, तो वहाँ पे आप मेंस्ट्रुएशन नहीं देख पाएंगे। अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो क्योंकि अब आपका जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस के अंदर, तो हमको एक और साइकिल की जरूरत नहीं है, तो उस केस में भी जो है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, यानी कि ब्लीडिंग फेज नहीं आएगा। इसमें भी हम एमेनोरिया को देख सकते हैं। कुछ फीमेल ऐसी है जो एथलीट्स होंगी, उनमें एमेनोरिया जो है वो रिड्यूस्ड गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं। कार्डियो जो उनका वर्कआउट होता है वो बॉडी में जो गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देगा। साथ ही में जो ये वुमेन्स होंगी, ये क्या करेगी, ये वुमेन जो है वो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को भी यूज़ करती है टू आर्टिफिशियली रिड्यूस द मेंस्ट्रुएशन, सो दैट कि वो अपने जो वर्कआउट है, अपना जो प्रैक्टिस है उसको कंडक्ट कर सके, जिसकी वजह से भी गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा। जब गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कम होगा तो ये LH के रिलीज को और FSH के रिलीज को भी डिक्रीज कर देगा। अब जब आपका FSH ही नहीं रिलीज हो रहा है तो फॉलिकल्स जो है आपके डेवलप नहीं हो पाएंगे, ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो LH की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस है वो भी वेन हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। ना तो आपका एस्ट्रोजन बन पाएगा ना प्रोजेस्टेरॉन बन पाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आपका कॉर्पस ल्यूटियम से बनना है और आपका एस्ट्रोजन आपके जो है वो फॉलिकल से बनना है। तो वो जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज जो है वो आपका नहीं आएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, और इस डिसऑर्डर को हम एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। अब एक और डिसऑर्डर है, इसको हम डायस्मेनोरिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आपको बार बार पूछा भी जाता है डायस्मेनोरिया के बारे में। जो डायस्मेनोरिया, ये हमने एक ऐसी टर्म है जो यूज़ की है ये बताने के लिए कि जब आपका ब्लीडिंग फेज़ है, तो अगर ब्लीडिंग फेज़ में आपको पेन हो रही है, पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस डिसऑर्डर या उस डिजीज़ को हम डायस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, एब्नॉर्मल कंडीशंस है। नॉर्मली तो पेन नहीं होता, थोड़ा बहुत पेन होता है जो क्रैम्प्स की वजह से होगा, बट अगर पेन बहुत ही ज़्यादा है, एक्यूट पेन है, तो उसको हम जो है वो डायस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो डायस्मेनोरिया भी हमने दो टाइप से इसको डिवाइड किया है, प्राइमरी डायस्मेनोरिया, सेकेंडरी डायस्मेनोरिया। प्राइमरी डायस्मेनोरिया में आपकी जो पेन होगी वो आपके फर्स्ट पीरियड से ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही फर्स्ट पीरियड आएगा उससे शॉर्टली जो है वो पहले दिन ही शुरू हो जाएगी, बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न कोई हमारे पास नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक रीज़न हमको नहीं मिल रहा है कि पेन क्यों शुरू हो रही है, तो बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से अगर पेन हो रही है तो उसको हम प्राइमरी डायस्मेनोरिया बोलेंगे। सेकेंडरी डायस्मेनोरिया ऐसा डायस्मेनोरिया है जो किसी सेकेंडरी रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है,
एडिनोमायोसिस हो रहा है या फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो उसकी वजह से अगर आपको पेन हो रही है ब्लीडिंग फेज के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो उसको हम जो है वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया के ही अवेलेबल है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के हमारे पास जो है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मेजर है, जिसमें हम क्या करेंगे, पेन रिलीविंग मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं जो दर्द को कम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ कर सकते हैं जो कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी यूज़ करते हैं इसके लिए। हॉट पैच यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वहाँ पे हॉट पैच जो है यूज़ करेंगे, जिससे इन्फ्लेमेशन जो है इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। साथ में रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी यूज़ करनी है, सो दैट कि आपकी मसल्स रिलैक्स रहे। जहाँ तक कि आपकी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात है तो इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते किसी भी प्रिवेंटिव मेजर के थ्रू। हमें इस केस में आपकी यूट्रस का हिस्टेक्टोमी ही करनी पड़ेगी, यूट्रस के पार्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा जहाँ पे आपके एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड या एंड्रोमाइट्रोसिस हुआ है। एंड्रोमाइट्रोसिस की वजह से भी आपको जो है वो डिस्मेनोरिया हो सकता है, जिसकी वजह से हमको हिस्टेक्टोमी या पार्ट रिमूवल से ही हम इस केस में सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को ट्रीट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मेनोर्जिया। मेनोर्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेनेस्ट्रल फेजेस के दौरान आप हैवी मेनेस्ट्रल ब्लीडिंग जो है वो फेस करेंगे। रेगुलर इंटरवल्स पे होगा, जैसा कि आपको इस मंथ पीरियड आ रहा है तो आपको उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी। फिर जब आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा तो आपको उस वक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे हैवी ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। नॉर्मली आपको पता है ब्लीडिंग फेज 4 से 5 दिन तक चलता है। इसमें आपको जो है वो हो सकता है फर्स्ट दिन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, फिर आपकी ब्लीडिंग नेक्स्ट डे थोड़ी कम हो जाए, फिर थर्ड दिन आपकी जो है वो ब्लीडिंग फिर से वैसी हो जैसी आपकी फर्स्ट डे थी। तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद एक दिन छोड़ के ये ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती जाएगी और इसको हम मेनोर्जिया के नाम से जानते हैं। ऑल्दो इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि हम बता सकते हैं, जो कि रीज़न हो सकता है आपके मेनोर्जिया का। बस मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम बोले आपके मेनोर्जिया का, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है उसके प्रिंसिपल जो हम कॉजेज़ की अगर बात करें तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, या यूट्रस की कुछ नॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, जैसे यूट्रस का शेप कुछ अलग है, यूट्रस की एबनॉर्मल शेप्स है, तो उस वजह से भी आपको मेनोर्जिया देखने को मिल सकता है। या फिर आपका जो वेजाइना या सर्विक्स है या पेल्विक ऑर्गन्स है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, यानी कि स्वेलिंग आ गई है, उस वजह से भी आपको मेनोर्जिया हो सकता है। थायराइड कंसर्न है, यानी कि आपके थायराइड जो हार्मोन है वो या तो बहुत ही कम हो गया है, हाइपोसिक्रेशन हो रही है, या बहुत ज़्यादा हाइपरसिक्रेशन हो रही है, उस वजह से भी मेनोर्जिया हो सकता है। या फिर अगर आप ब्लड थिनिंग एजेंट्स या ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एस्पिरिन जो ब्लड को बहुत ज़्यादा थिन कर देती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो, क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी बहुत कम हो गई है, तो ब्लड जो है अपने आप को अपनी विस्कोसिटी, अपनी वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो बार बार जो है वो इंटरवल्स के कुछ इंटरवल्स के बाद जो है वो आपके एंडोमेट्रियल वॉल की स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर से लीक होता रहेगा, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें मेनोर्जिया की, ये टोटली डिपेंड करेगी कि अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन क्या है। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हमारे पास है। जैसे पॉलिप, जिसको हम फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, अगर पॉलिप्स आपकी यूट्रस के अंदर है तो हम उसको माइमेक्टोमी के थ्रू जो है वो रिमूव कर देंगे, तो पॉलिप्स का जो रिमूवल टेक्नोलॉजी है उसको हम माइमेक्टोमी बोलते हैं। एंडोमेट्रियल अगर कैंसर है किसी को जिसकी वजह से मेनोर्जिया हो रहा है, तो उसमें हम हिस्टेक्टोमी करेंगे, यूट्रस को रिमूव कर देंगे। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि FSH, LH या किसी भी हार्मोन की प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन में इम्बैलेंस आ गया है, उसकी वजह से मेनोर्जिया हो रहा है, तो उसमें हम जो है वो हार्मोन थेरेपी देंगे उस पेशेंट को, जो हार्मोन्स के लेवल को जो है वो इक्वलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो मेनोर्जिया जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मेनोर्जिया, आपके डिस्मेनोरिया, मेनोरिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी एट होम। वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।